सो फाइनली ऑलमोस्ट आधा आईपीएल निकल चुका था और अब हमें कुछ चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म लग रहा है कि जेन्युइनली कमबैक हो चुका है। मुंबई का भी कमबैक हो चुका है, साथ ही साथ टॉप 3 में आ चुका है और हर टीम को डरा रही होगी मेरे ख्याल से इस वक्त। और मुंबई कह रहा हूँ, आरसीबी फाइनली अपने घर पे जीत गई भाई। हाँ, आई थिंक चेंज कर दिया फॉर्चून। जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था मैंने कि इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा, एंड वो बेहतर मौका लिटरली प्लेट पे सजा के राजस्थान रॉयल्स ने दिया भी है। आर की चोकिंग नहीं बदल रही, बस वो चीज़ सेम है। बट आज के इस एपिसोड में हम लोग बातें करेंगे कैसे मुंबई ने ऑफ कोर्स एसआरएच को एक अनदर वन साइडेड थ्रैशिंग दी है। सीजन में 2 बार हो गया अब वो। एसआरएच का तो सीजन वर्चुअली अब खत्म ही हो चुका है। एंड द सेम गोस टू आरआर। आज इतना अच्छा मौका था आरसीबी को दोबारा घर पे हराने का, बट जिस तरीके से गुड़ गोबर हुआ है उसको एकदम डिटेल में एनालाइज करेंगे। और वीकेंड भी आ रहा है तो उसके भी कुछ मैचेस की बातें करनी है। अभी फ्राइडे को जो एसआरएच और सीएसके है, व्हिच इज द बैटल ऑफ मिड्स इन माय ओपिनियंस। मिड्स क्या लो? हाँ, मतलब देखते रेस टू द बॉटम। इससे ज्यादा गंदा और कौन हो सकता है इन दोनों में से, वो देखने वाली बात होगी कि कौन इसमें से निकल के आता है। ऑल्दो मैच चेन्नई पे तो इंटरेस्टिंग हो सकता है, एंड उसके बाद जो वीकेंड पे केकेआर और पंजाब, वो इंटरेस्टिंग मैच है। वो काफी अच्छा मैच हो सकता है, वहां से डिसाइड हो सकता है, क्योंकि पंजाब वो मैच हारती है तो बहुत ही गिर भी सकती है, एंड केकेआर मैच जीतती है तो एक सम वॉट होप उनको मिल सकती है। एंड देन फाइनली हमारा जो संडे को मैच है एमआई एलएसजी का, वो भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। रात को आरसीबी डीसी का ही मैच है, तो वो हम इन वन ऑफ लाइव स्ट्रीम की बातें करेंगे उस वाले मैच की। वंस अगेन उसके लिए नेचुरली एक कॉल टू एक्शन बनता है कि आप हमारे मेंबरशिप जरूर चेकआउट करिएगा। सारी लाइव स्ट्रीम्स हो रही है, बहुत सारी, हफ्ते की 4-5 लाइव स्ट्रीम आजकल तो हो रही है। केकेआर पंजाब को तो हम मेंबर्स ओनली भी करने का सोच रहे हैं लाइव स्ट्रीम, तो उस पर भी आपको मजा वो आएगा। मैं उसमें आई एम प्लानिंग की 7 बजे शुरू करते हैं। थोड़ा टॉस के बाद का प्री मैच एनालिसिस भी हो जाएगा लाइव ही ऑडियंस के साथ, जो मेंबर्स हमारे, एंड 1-1.5 घंटे का वॉच अलॉन्ग भी करेंगे। और फिर रात को तो जो भी मेंबर्स जो स्ट्रीम्स होती हैं वो बाद में मेंबर्स ओनली हो ही जाती हैं। सो ज़रूर ज्वाइन करिए हमारी मेंबरशिप को। साथ ही साथ इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। एज ही ऑल्सो सेट कि मेंबरशिप आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, सारी हमने लॉन्च कर दिया। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बैंटर बातें सब कुछ करते हैं, उसको हम लोग कमेंट्स में पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए। और अब आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस एपिसोड को। लेट्स स्टार्ट विद एसआरएच वर्सेस एमआई। अब हमने इस मैच को प्रीव्यू करते टाइम ये कहा था कि अगर हैदराबाद को ये मैच जीतना है, एक बेस्ट पॉसिबल चांस, देखो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि घर पे मैच मिल गया फाइनली, और एक बेस्ट पॉसिबल चांस होता है कि आप पिच नंबर 2 पे मैच करा दो, जो कि पॉपुलरली अब बॉलर्स का ग्रेवयार्ड माना जाता है। काफी हाई स्कोरिंग यहाँ पे मैचेस हमें देखने को मिले इस साल भी। 287 ये वही पिच है जहाँ पे पहले मैच में आरआर को पीट तो उन्होंने 286 बनाए थे, एंड देन उसके बाद 246 चेस करे थे पंजाब के अगेंस्ट। सो ऑफ कोर्स देखो, अब क्योंकि गर्मियाँ फुल स्विंग में आने लग गई हैं, मतलब मई जून में तो पीक पे होती है गर्मी इंडिया के अंदर, तो जो धूप इतनी निकलती है कड़कती हुई, ड्राई वेदर होता है, तो पिचेस भी ड्राई होनी शुरू हो जाएंगी, वियर एंड टेयर शुरू हो जाएगा, सॉइल जो है वो लूज होने लग जाता है बिकॉज देयर इज नो कंडेंसेशन और वाटर टू बाइंड इट। तो ऐसे में पिचेस थोड़ी स्लो तो होंगी ही होंगी अक्रॉस इंडिया। ये एंड इसमें पिच नंबर 2 एक्सेप्शन नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी भी 250 बनेंगे, 300 बनेंगे, तो वो थोड़ा अनफेयर एक्सपेक्टेशन होता है मेरे ख्याल से। उसको कंसिडरेशन में लेते हुए भी हार्दिक पांड्या फिर से टॉस जीतते हैं। अच्छा, इस बार इस मैच से कंट्रोवर्सीज बहुत निकल के आ रही है कि मुंबई टॉस कैसे जीत रही है बार बार, ईशान किशन को कैसे आउट दे दिया। We'll try to figure this out. अगर टॉस की बातें करें तो यार इट्स अ वेरी लेम एक्सक्यूज फॉर ऑल दी न्यूट्रल फैंस कि आप कह रहे हो कि मुंबई बाबा टॉस कैसे जीत रही है। अब तो टॉस लिटरली लास्ट सीजन के बाद से लोगों ने चीज़ चेंज करी है बाय द वे। वो टॉस को उठाते नहीं है सिक्के को, हाँ वो पड़ा रहते हैं ना, उस पे दिखाते हैं कैमरा पहले। पिछले साल बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको लेते हो तो इन लोगों ने चेंज करी है वो चीज़। तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो यार कि टॉस अब वो फिक्स हो सकता है? आई थिंक एक और चीज़ बहुत अच्छी थी कि आईपीएल, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चीज़ होनी चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी कि आईपीएल टू का स्टैंड। जो भी दुर्घटना हुई हमारी कंट्री पे उसके अगेंस्ट पूरा स्टैंड लिया गया। हार्दिक पांड्या ने भी आके बोला एंड पैट कमिंस ने भी आके बोला, सो दैट वाज जनरली अ गुड थिंग। चेयर लीडर्स नहीं थे, सबने ब्लैक आर्मबैंड्स पहने थे, फायरवर्क्स नहीं थे, तो अच्छी चीज़ है भाई। मतलब क्रिकेट भी एक कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अच्छी बात है कि वो भी उस स्टैंड में मतलब स्टैंड दिखा रहे अपना। बस यार मतलब जैसे हम लोगों से लाइव स्ट्रीम में कई लोग पूछ रहे थे, तो एक तो फ्री शाउट आउट में दूंगा करण भैया को,
मिस्टर करण वर्मा, अगर आप उनको नहीं जानते, वो टाइम्स पे बहुत बार आते हैं एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं. हमने उनके साथ एक पॉडकास्ट उनके चैनल पे करा था चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के टाइम पे, और उसमें इंडिया पाकिस्तान की काफ़ी बातें हुई हैं. तो उस पर भी हमारा स्टांस हमेशा से बहुत क्लियर रहा है. एंड एक IPL अनपॉपुलर ओपिनियंस करके हमारा पॉडकास्ट था, शायद दूसरा वाला जो था हमारा, उसके 2 पार्ट्स हैं. उसमें हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी थी, पिछले साल की बात है ये, कि क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL में खेलना अलाउ होना चाहिए. उसमें हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस था कि क्यों ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल में क्यों ही हुआ है, क्योंकि अगर इंडिया को प्रॉब्लम है तो वो लेजिट है, और इंडिया में कोई खेलने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो पाकिस्तान को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों ही मिले. और आई एम वेरी हैप्पी. प्लस यार मुझे ये भी लगता है, क्योंकि इसकी बात कर ही रहे हैं, तो मतलब इट इज़ वेरी इजी कि अभी जैसे मिस्टर विक्रांत गुप्ता के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वो हीट आ रही है. एंड आई काइंड ऑफ ये तो मैं मानता हूँ कि जाने की कोई ज़रूरत थी नहीं, इन माय ओपिनियन नहीं थी. एंड मैं ये भी कहूँगा कि भाई मतलब यार इस पे कोई भी डिप्लोमेटिक स्टांस की जरूरत ही नहीं है. मतलब क्या दिखा रहे हो. हाँ, मतलब आपको बहुत क्लियर शब्दों में ये चीज़ कहनी चाहिए कि व्हाट हैपेंड वाज रॉन्ग, एंड हमें उस कंट्री से कोई रिलेशनशिप नहीं रखना ऑफ एनी काइंड, चाहे वो क्रिकेट पे भी हो. आई थिंक क्रिकेट की तो बात भी नहीं होनी चाहिए. मतलब इट गोज विदाउट इवन सेइंग कि क्रिकेट मतलब ऑब्वियसली हमें मैचेस नहीं खेलने चाहिए उस कंट्री के साथ. तो मतलब इस पे कोई भी डिप्लोमेटिक अपना स्टांस रखने का कोई फायदा नहीं है. अपनी कंट्री के साथ खड़े रहो एंड सपोर्ट करो. नहीं, मेरा इसमें दूसरा व्यू ये भी था, मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिसनर्स पर भी डालना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत आसान होता है कि जो बंदा कैमरा के सामने बैठे होते हैं उनके ऊपर हर चीज़ ब्लेम डाल के उनको ट्रोल कर दिया जाए. एंड वन सेकेंड, मेरा तो पर्सनल डिसएग्रीमेंट रहा है उस मूव के ऊपर विक्रांत गुप्ता से, बट मैं उनके सपोर्ट में ये चीज़ कहूँगा कि भाई जितने भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आप ही वो लोग होते हो जो हमारी भी लाइव स्ट्रीम पे कमेंट करते हो कि वासे हबीब जैसे चैनल से आके कोलैब करो. तो आप मत देखो भाई, या तो आप भी, क्योंकि आप भी तो इनडायरेक्टली उनकी इकॉनमी प्रमोट ही कर रहे हो ना. तो ये ऑडियंस के पार्ट पे बहुत ज़्यादा हिपोक्रिटिकल हो जाता है कि जब कोई ऐसे कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो लोगों से कहा जाए कि आप इसके ऊपर स्टांस लीजिए, आपके क्या विचार हैं. और चलो एटलीस्ट हम तो हमेशा से ट्रांसपेरेंट रहे हैं, तो हमारा कोई इसमें दोगलापन की स्कोप ही नहीं है. बट आप खुद क्या कर रहे हो बंद कमरों में, जब कोई नहीं देख रहा होता, तब आप यूट्यूब पे वही पाकिस्तानी चैनल्स को देख रहे होते हो, उनको पैसे दे रहे होते हो. तो आई थिंक अगर आपको स्टांस लेना तो घर से, हर आदमी की चैरिटी घर से शुरू होती है. सबको ये स्टांस लेना चाहिए. मैं तो कभी नहीं देखा पर्सनली, एंड सो आई डोंट हैव एनी ओपिनियन ऑफ देम ऑल्सो. मतलब मैं कोई अच्छा ओपिनियन भी नहीं, कोई बुरा ओपिनियन भी नहीं, आई डोंट नो क्या होता है. बट अगर कंट्री के सपोर्ट में स्टांस लेना तो बहुत तरीके होते हैं दिखाने के. सिर्फ ये पब्लिकली आके बोलने से कुछ नहीं होता. घर घर में शुरू होती हैं चीज़ें. बट कमिंग बैक टू द गेम, यहाँ पर ऑफकोर्स पिच नंबर 2 थी, टॉस जीत के हमें चेस करती है. कॉइन अब दिखने लग गया, तो कोई स्कोप है नहीं इस चीज़ का कि कोई चीटिंग हो रही, कुछ हो रही है. ये मत बोलने लग जाना कि शोले का कॉइन था, सिक्का था वो, कि दोनों तरफ टेल्स लिखा हुआ है इस मैच में. बट उसकी बात करेंगे जब वो आएगा पार्ट, ईशान किशन वाला. हाँ, अभी करते हैं. चलो लाइनअप की बातें करें तो देखो, शामी बाहर के नाटक अंदर आ गए थे, ये हमने एंटिसिपेट करा था. ऑल्दो इन माय ओपिनियन दोनों को खेलना चाहिए था, इनका मंदू मंडिस को 6th ऑप्शन आना चाहिए था. फिर से कमी खली उस चीज़ की. बट आई थिंक SRH के अब सारी टीम्स, अब वो जिनको चेंज नहीं करना, वो टेम्पलेट फॉलो नहीं करना, वो नहीं करेंगे. इट्स अ बिग कॉल ड्रॉपिंग शामी, आई थिंक, क्योंकि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि शामी ड्रॉप होंगे. आई थॉट ईशान मलिंगा हटा देंगे ये लोग. गट्सी कॉल. एंड लेट्स अप्रिशिएट SRH फॉर दैट. प्लस उनाडकट हैड अ डिसेंट परफॉर्मेंस, तो उसका कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी. बिल्कुल. और अश्विनी जो है वो बाहर हो गए थे, विघ्नेश आ गए थे. वंस अगेन हिंटिंग की पिच थोड़ी ड्राई हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पिनर्स का रोल होगा. ऑल्दो उतने वो डाले नहीं उन्होंने. फर्स्ट इनिंग्स में आई थिंक पावर प्ले में गेम पूरा खत्म हो चुका था. इसके एनालिसिस करने का कोई पॉइंट है नहीं, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं. 24 पे 4 हो गए थे. 2 विकेट ट्रेंट बोल्ट निकालते ओपनर्स के, 2 विकेट दीपक चहर निकाल देते हैं. बेसिकली पहले ओवर से लेकर चौथे ओवर तक, हर पहले 4 ओवरों में हर ओवर में एक विकेट गिरा. ट्रैविस हेड वंस अगेन स्टेप आउट करके फ्रंट ऑफ स्क्वायर मारने जा रहे थे, रादर फ्रंट ऑफ कवर्स टू बी मोर प्रिसाइज. एंड ऐसी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे स्टेप आउट करके अगर आप सामने मारने जाते हो ना, ये चीज़ हमने GT वर्सेस KKR वाले मैच में ब्रेक डाउन करी थी, और वो देखो तुम उसका एप्लीकेशन कितने मैचेस में देखने को मिल रहा है. अभी RCB वाले मैच की बात करेंगे, उसमें फिल सॉल्ट और कोहली के बीच में जो डिफरेंस था पावर प्ले में, वो भी इसी पे बेस्ड है. जब स्टिकी विकेट्स हो रही हैं, थोड़ी सी बॉल फंस के आ रही है, ऐसे में इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप बॉल की पेस को आने दो. एंड वो छक्का मारने का जो प्रेशर है ना, उसके चलते कई बार बैटर्स डाउन द ग्राउंड बहुत हार्ड आते हैं बॉल के ऊपर. रादर इफ यू आर विलिंग टू लेट द बॉल डू इट्स एक्शन एंड देन मैनूवर करके उसको मारो, परहैप्स स्क्वायर ऑफ द विकेट को, जो कि साइमन डोल ने भी सेम चीज़ कही बाद में ट्रैविस हेड के लिए. उस बॉल को अगर आप थोड़ा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने जाते हो शायद बेटर रहता. जो कि जयसवाल ने काइंड ऑफ हेजलवुड के अगेंस्ट करके दिखाया सेकंड मैच में. अब वन सेकंड बातें करेंगे उसकी, तो शायद वो आउट नहीं होते, पर अल्टीमेटली आउट हो जाते. मतलब ट्रैविस हेड का भी जैसा सीजन स्टार्ट हुआ था पिछले कुछ मैचेस में, मतलब वही बात है कि पूरी टीम ही झुकी हुई है, तो अल्टीमेटली एक प्लेयर झुकी नहीं जा रहा. अच्छा क्लियर नहीं है, अब नहीं जा रहा. अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी भाई मुंह के नीचे की बॉल पे आउट हो गए. मतलब आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से दोनों खिलाड़ी आउट हुए. एंड कंसिस्टेंटली इस सीजन जिस तरीके से हमने उनको आउट होते देखा है,
भाई क्या कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही वो गेम इनने आउट ऑफ क्वेश्चन रखा हुआ है कि अच्छा हम लोग थोड़ा टाइम ले सकते हैं। हमेशा बस वही है कि वील गो एट इट। अरे भाई आपके सामने आपके 2 विकेट गिर चुके हैं, आपको पता है आपका सीजन कैसा चलता आ रहा है, आपको अपनी ट्रैजेक्टरी भी पता है कि जब आपके स्टार्टिंग में ऐसे 2-3 विकेट्स गिरते हो तो आप कितनी जल्दी कोलैप्स करते हो। उसके बाद भी इतने मतलब अच्छे, इतनी क्वालिटी प्लेयर्स लाइक नीतीश कुमार रेड्डी एंड अभिषेक शर्मा हाथों में भाई कैचेस दे रहे हैं, मतलब दिस इज जेन्युइनली अनएक्सेप्टेबल। मतलब मोर स्पेसिफिकली फॉर नीतीश कुमार रेड्डी, मैंने थ्रू आउट दिस सीजन पॉडकास्ट में अपने बोला है कि माई मेन कंसर्न इज नॉट कि आप मारने जा रहे हो, बट यू सीम वेरी हाफ हार्टेड व्हेन यू आर ट्राइंग टू हिट शॉट्स। वो रिस्क से हेलीकॉप्टर शॉट एक बार मारते आउट होते, जो कि इतना हाफ हार्टेड था कि कोई पावर नहीं लगी उस शॉट पे। इससे पहले एक बार मिड ऑफ पे हाथों पे देके आउट हो चुके हैं, इस बार मिड ऑन पे हाथों में दे दिया बॉल मुंह के नीचे। काइंड ऑफ लगता है कि फोटो के लिए शॉट मार रहे हैं, ऐसा लगता है कभी कभी, एल्बो फ्रीज करके, वो अपना पोज होल्ड करके, होल्ड द स्टांस। हाँ, जो कि क्रिकेट में एक बहुत पॉपुलर नोशन था, बचपन से बोला था कि बेटा ये फोटो के लिए मार रहे हो क्या शॉट। ये अकेडमी से भी टॉन्ट करा जाता है बच्चों को, ऐसा थोड़ा बहुत वैसा लगता है भाई। मतलब इंस्टेड इफ यू गो थ्रू विद द शॉट, फॉलो थ्रू अपना कंप्लीट करोगे, शायद ज़्यादा पावर जनरेट होगी, उसके बाद वो शो स्टांस होता रहेगा बाद में। थोड़ा कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती है मुझे, आई एम श्योर उनकी इंटेंशन नहीं होगी ये, बट देखने में ऐसा लगता है पावर जनरेट नहीं हो रही शॉट्स में। अभिषेक शर्मा मुंह के नीचे के बॉल को स्लैश करते हैं, आउट हो जाते हैं। बट जब मेन टॉकिंग पॉइंट था पूरे मैच का, परहैप्स एक्स मुंबई इंडियंस के प्लेयर ईशान किशन, जो कि डाउन द लेग साइड एक बॉल को ग्लांस करने जा रहे थे, इसी तरीके से एक बार पहली बार आउट हो चुके हैं, जो उनका दूसरा मैच है सरज का 100 मारने के बाद। विकेट कीपर कोई अपील नहीं करता विजिबली, साथ में जो क्लोज इन फील्डर्स थे विकेट के पीछे, वो भी कोई अपील करते हुए नहीं दिख रहे थे। दीपक चहर जो अपने हाथ को मिट्टी पे मल रहे थे नीचे, और अंपायर का वाइड का सिग्नल नहीं था बाय द वे, ये भी ट्विटर पे थ्रेड चल रही कि वाइड करने जा रहे थे। नहीं, उनका एक ही हाथ था। वाइड के दोनों हाथ होते हैं। वाइड सॉरी परहैप्स नो बॉल कह रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, ऐसे करे खड़े होते, फिर एकदम से ऐसे करने जाते, पूछते क्या। ईशान किशन खुद भी विदाउट एनी अपील थोड़ा चलते हुए दिख रहे थे, और उसी हेजिटेशन पे अंपायर ने एक्ट करते हुए उनको आउट दे दिया। बाद में तो फिर प्लेयर्स ने अपील भी कर दिया। मैं 2 चीज़ें कहूँगा इसमें। पहली बात तो टीम में से कोई भी अपील करे तो वो अपील वैलिड होती है। तो ऐसा हो सकता है कि कैमरा एंगल्स में कई सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि नहीं दिख रहे थे पूरी फील्ड पे, उन्होंने अपील करी हो, जो कि मैंने सुना भी है कि अपेरेंटली कुछ सर्कल के अंदर के फील्डर्स जो कि उस टाइम पे कैमरा पे नहीं दिख रहे थे, उन्होंने अपील करा था एक्चुअली। सेकंड, लेट्स नॉट इवन डिनाई कि अंपायर ने एक गलती यहाँ पे करी है। हाँ, एग्जैक्टली। मेन बात वो है, आउट अल्टीमेटली देना था, आपने दिया। और ये मैं 1 सेकंड फिक्सिंग यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहता हूँ भाई, ये चीप चीज़ों पे मत पड़ो। ईशान किशन को खुद लग रहा था तो ले लेते डीआरएस। डीआरएस के ज़माने पे क्यों जाओगे आप? अगर अनफेयर आउट था तो डीआरएस ले लेते, उनको खुद भी लगा था आउट है वो। अब ये कह दो कि ईशान किशन ने पैसे लिए और वो फिक्स कर रहे हैं, तो भाई ये सब एलिगेशंस यार, आप बहुत ही सीरियस एलिगेशंस है, आप लिटरली डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। एस्टैब्लिश प्लेयर पे लगा रहे हो आप, किसी भी प्लेयर पे लगाओ यार। आप उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हो यार। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए विदाउट एनी प्रूफ। तो ये सब बातें नहीं करते बिल्कुल भी। बट अंपायर का हाँ, मतलब ही शुड वेट फॉर अ फर्म अपील फ्रॉम समवन बिफोर रिएक्टिंग। तो अंपायर का ब्रेन फीड मूवमेंट तो बहुत क्लियरली हुआ था, ये तो मैं बोलूँगा। मतलब मैंने जो चीज़ें सुनी है इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करने के बाद, कुछ जर्नलिस्ट जो कि वहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट थे स्टेडियम में, उनने क्या बोला उसकी बातें डिस्कस करते हैं। सी द पॉइंट इज, पहली बात तो वही कि वो बॉल जाती है, ना रिगल्टन कुछ अपील करते हैं, ना बाकी प्लेयर्स अपील कर रहे होते हैं, दीपक चहर नीचे हाथ मल रहे होते हैं, एंड वही अंपायर का हाथ उठता है। एंड लग रहा था, मतलब काफ़ी लोगों ने बोला कि वाइड के लिए ही जा रहे थे वो अल्टीमेटली। हाँ भाई, मतलब एक ही हाथ उठा था, तो आई डोंट नो मतलब नो बॉल भी कैसे होती वो पर। तो जो भी था वो एक हाथ उठा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने देखा कि ईशान किशन थोड़ा वॉक ऑफ करने लग गए थे। एंड उसके बाद मैंने ये चीज़ सुनी है कि उन्होंने हाथ उठाने लग गए, एंड उसके बाद हार्दिक पांडे वाज एक्चुअली द फर्स्ट गाय जिसने अपील करी थी। एंड उसके बाद दीपक चहर, फिर रिकल्टन भी आ गए बाद में, उन सब ने अपील करना स्टार्ट कर दिया। मेरी प्रॉब्लम बस ये है कि किसी के अपील करने के बिना ही अल्टीमेटली जो अंपायर थे वो हाथ उठाने लग गए थे, बस यही मेरी प्रॉब्लम है। एंड अगेन मैं वही कहूँगा यहाँ पे कि जब प्लेयर से गलती हो सकती है तो अंपायर से भी हो सकती है। ये ब्रेन फेड मोमेंट एज यू करेक्टली पॉइंटेड आउट था। आई एम नॉट इवन सजेस्टिंग कि यहाँ पे मुंबई इंडियंस का कोई भी हाथ हो सकता है। तो मैं बहुत क्लियरली ये चीज़ बोल दूँ कि मुंबई इंडियंस का जो भी लोग फिक्सिंग एलिगेशन लगा रहे हैं, आई थिंक दैट इज बेसलेस, बहुत फालतू की चीज़ है। एंड वही हमेशा लोग कहते हैं कि यार ये सब चीज़ें मुंबई के अगेंस्ट ही क्यों होती हैं। मुंबई फैंस भी नहीं है भाई। मतलब मैं वही कहूँगा कि अगर आप ढूंढने पे आओगे तो आपको और टीम से अगेंस्ट भी चीज़ें मिल जाएंगी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल। तो इट्स नॉट लाइक कि हमेशा मुंबई के फेवर में होती है चीज़। बट ये चीज़ एक्नॉलेज करना भी इंपॉर्टेंट है कि अंपायर की यहाँ पे गलती थी। एंड एट द सेम टाइम वॉट वॉज ईशान किशन डूइंग? पहले तो वॉक ऑफ करने लग गए थे, इट वॉज क्वाइट क्लियर, उन्होंने देखा नहीं किया, आउट नहीं दिया गया, इसलिए वो वापस आ रहे थे पिच पे।
सेकेंडली एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि वो DRS ले सकते थे। भाई वो आदमी इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है इस टाइम पे कि वो ना बॉडी से लगी उनके ना बैट से लगी, कोई स्पाइक नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने DRS नहीं लिया। वाइड हो सकती थी एक्चुअली, मतलब उन्होंने ये भी देखा कि अंपायर खुद भी इतना कंफ्यूज है, उसके बाद भी उन्होंने DRS नहीं लिया। तो आप मतलब इट क्लियरली टेल्स यू, जो भी लोग कह रहे हैं वो हंस रहे थे भाई, हार्दिक पांड्या आके पैट कर रहे थे, बाकी मुंबई इंडियन के प्लेयर्स आए, सबको थोड़ा होता है भाई अफेक्शनेट, इतने टाइम से एक खिलाड़ी आपके पूरे सर्किट में था, उसका इतना गंदा फेस चल रहा है कि पहले मैच में उन्होंने 100 मारी और उसके बाद अभी तक जितने मैचेस खेल चुके हैं 7-8 मैचेस, उसमें उनकी 5 की एवरेज भी नहीं बन रही है, इतना गंदा वो खेलते हुए आ रहे हैं इस टाइम पे। तो क्लियरली आप थोड़ा बहुत भाई वो सिंपैथी दिखाओगे उनको कि यार आप कोई नहीं, दिस शैल टू पास जो लोग कहते हैं, वो आप चीज़ दिखाओगे। बट मुझे वही लगता है कि ईशान किशन जैसे खिलाड़ी का जो हमने एक्सपेक्ट करता जैसा IPL जाएगा, एंड अब हम लोग इस मोमेंट पे आ गए हैं जहाँ पे क्लियरली वो नॉट आउट थे और उसके बाद भी उन्होंने DRS नहीं लिया। एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ किल्ड द गेम। वो स्टैट हमेशा मेरे दिमाग में आता है कि जब भी SRH के ओपनर्स पावर प्ले के अंदर आउट हो जाते हैं तो वो 87% ऑफ द गेम्स, 83-87% ऑफ द गेम्स हार जाएंगे। एंड वर्चुअली कंफर्म हो गया था वो 6 से 10 ओवर के बीच में से 28 रन और आते हैं। हार्दिक पांड्या वेरी कनिंग विद हिज स्किल्स वंस अगेन भाई, एक सरप्राइज बाउंसर डालता है अनिकेत वर्मा को, जो कि एक टेनिस बॉल एक चांटा वाला शॉट मारने जा रहे थे, उसके ऊपर का टॉपेज लगता है बॉटम से एंड गेट्स आउट। मैसिव शाउट आउट टू अभिनव मनोहर जो कि नंबर 7 पे आते हैं क्लासन के साथ। क्लासन तो देखो स्टार्टिंग से ही अच्छे निक में लग रहे थे एंड ही वाज टेकिंग ऑल द स्पिनर्स टू द टास्क। विघ्नेश आते हैं एक ओवर डालने के लिए, बहुत छोटी बॉलिंग कर रहे थे, उनको बैकफुट पे वेट करके बहुत छक्के मारे क्लासन ने, 15 रन आए थे उस ओवर में एंड उनका तो मोमेंटम बन ही गया था। बट अभिनव मनोहर को देखो यार, अब कॉन्टेक्स्ट कितना मैटर करता है। उन्होंने जब वो आए थे वो ऑलमोस्ट 50-60 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। मैंने नोट करा है उनके 19 बॉल पे 12 रन थे। बट क्या आप कहोगे कि ये बुरी नहीं है? क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट SRH नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड पूरे सीजन के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करो तो ये चाहिए था उनको। एंड उन्होंने वो इनिंग्स उस टाइम पे खेली, इसलिए एंड आते आते 144 बने भी हैं। प्लस कॉन्टेक्स्ट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस गाय वाज नॉट इवन सपोज्ड टू प्ले दिस गेम। एक इमरजेंसी सब के दौरान पे वो आए थे क्योंकि टीम इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी कि आपको अभिनव मनोहर खिलाने पड़ गए अल्टीमेटली। एंड उसके बाद आके मुझे स्टार्टिंग में ये फील आई थी कि अच्छा बहुत स्लो हो रहे हैं, रन्स नहीं है, बट एट द सेम टाइम भाई आप क्या कुछ बोल सकते हो उस खिलाड़ी को? आपने देखा ऊपर आपके खिलाड़ी कैसे खेलते आ रहे थे, कोई भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलता तो अभी तक टिके होते सब लोग 100%। तो उस आदमी ने फाइनली रियलाइज करा कि भाई इस टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या है, टीम को एक डिसेंट स्कोर पे पहुंचाना, वरना मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि इन लोगों से 100 रन नहीं बनने भाई, ये 100 रन के नीचे ऑल आउट होंगे इस बार। और सैंडर का मैं कहूँगा काफी अंडररेटेड गेम गया है बिकॉज ट्रेंट बोल्ट और बुमराह वगैरह हाईलाइट ज्यादा हो जाते हैं, बट ही वाज वेरी क्रिटिकल इन द मिडिल ओवर्स। स्मार्ट वर्क बाय हार्दिक पांड्या वंस अगेन टू प्रीपोन सम ओवर्स ऑफ बोल्ट एंड बुमराह इन द 10th to the 15th ओवर फेज। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली विकेट नहीं गिरता, 38 रन और आते हैं, विच इज ऑल्सो गुड पेस। आप देखो कंसिडरेशन में लोग 10 ओवर के बाद आगे 5 विकेट गिर चुके हैं, तो अब ऑलमोस्ट 7 रन पर ओवर से अगर आप अगले 5 ओवर तक खेल रहे हो, अच्छी बात है भाई। ये बेस्ट रिटर्न था ना, पावर प्ले में 24 है, उसके 6 से 10 के बीच में 28 है और फिर 10 से 15 में 38 है। और आखिरी 5 ओवर में तो और बेटर हो जाता है। यहाँ पे 53 रन आते हैं आपके, जब आप 5 विकेट डाउन थे। तो ये ब्रिलियंस होती है टाइम लेके एक मुश्किल विकेट पर खेलने का। मुश्किल तो चलो मैं क्या ही कहूँ, वैसे तो ये पिच नंबर 2 थी, बट हाँ हालात जो पिच को मुश्किल बना देते हैं कई बार। जब सामने से 4 विकेट गिरते हुए दिखते हैं ना, तो फिर मुंह के सामने से बॉल भी टर्न होनी शुरू हो जाती है। बड़ी फेमस सेइंग है क्रिकेट के अंदर। एंड यहाँ पर जिस तरीके से अभिनव मनोहर एंड क्लासन ने बैटिंग करके दिखाई है, इट वॉज वेरी कमेंडेबल अंटिल आज भाई, मतलब फाइनली बोल्ट को देख के लग रहा है कि एक रोहित थे और एक बोल्ट थे जो कि अगर कंसिस्टेंट हो गए तो ये मुंबई अनस्टॉपेबल है। वो दोनों चीजें होते हुए दिख रही हैं। ट्रेंट बोल्ट ने जो यॉर्कर्स डाली हैं वंस अगेन, वो इट बिकम्स बॉर्डर अनप्लेबल। देन आप उसके ऊपर स्कोर तो कर ही नहीं सकते हो। वो यॉर्कर्स पे यूजुअली फिर आप स्कूप मारने के लिए जाते हो बिकॉज दैट इज द ओनली गुड ऑप्शन। सबको हेलीकॉप्टर शॉट मारना नहीं आता। 99% ऑफ टाइम्स आप मिस करते हो बॉल को एंड डंडों पे लगती है। 2 डंडे मारते हैं एंड में आते आते। बहुत ही आसान टारगेट होना था ये, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। एंड पावर प्ले में मुंबई की बातें करें तो 56 for 1। या मतलब बिफोर वी कम टू दैट पावर प्ले फेज, मैं एक चीज पूछूंगा। काफी लोग बोल रहे हैं कि बुमराह का इस टाइम पे अभी एक भी मैच नहीं आया जो कि आप कहोगे स्टैंड आउट है, एकदम प्रॉपर वो वैसे टाइप के लगे, क्योंकि इंजरी से आए हैं। हाँ मतलब कह सकता है। आई थिंक मुंबई फैंस आर एक्सपेक्टिंग टू मच राइट नाउ फ्रॉम बुमराह। एक तो बंदा है जो है वो प्रीपोन करके आया, ही वाज नॉट इवन सपोज्ड टू बी देयर। और वो बातें तो देखो स्टार्टिंग से बोलने के बिल्कुल फिट होके आया, मुझे नहीं पता कि कितना फिट है और कितनी क्लियरेंस मिली है।
क्या पता थोड़ा अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो। या प्लस आई थिंक पॉइंट ये भी होता है ना कि आपने स्टैंडर्ड्स अलग रख रखे हैं इस टाइम पे भी, मतलब इस मैच में भी उनकी इकोनॉमी 10 से नीचे की थी अल्टीमेटली। तो बुमराह के लिए वो कुछ ज़्यादा ही तगड़े स्टैंडर्ड सेट हैं, एंड जस्ट बिकॉज वहाँ पे दीपक चहर ने जो बॉलिंग डाली है 3 की इकोनॉमी से, मतलब आई डोंट नो मैंने लास्ट टाइम कब देखा था किसी को T20 मैच में 3 की इकोनॉमी से बॉलिंग करते हुए, एंड टेंट बोल्ट ने 4 विकेटें ले ली, उनने भी 6 की इकोनॉमी से डाली बॉल। इसलिए आपको इन कॉन्टेक्स्ट लग रहा है अच्छा बुमराह डिड नॉट हैव अ गुड गेम एक्चुअली में, मतलब अल्टीमेटली उन्हें विकेट भी लिया था, एंड मतलब इट वाज डिसेंट बॉलिंग। यस एकदम उस लेवल पे नहीं है बट इट्स डिसेंट। एंड सेकेंड इनिंग्स की बातें करेंगे, पावर प्ले की बातें करें, 56 फॉर 1 थे। रिकल्टन जो है उनादकट जो कि गेम चेंजर 1 सेकंड होने वाले थे, बॉल होल्ड करती है शॉर्ट ऑफ लेंथ, उसको आप पहली शॉट खेल देते हो एंड सामने एज लग के आप कॉटन बोल्ड हो जाते हो। टिपिकल क्लासिक केस ऑन विकेट जहाँ पे बॉल थोड़ी सी फंसनी शुरू हो जाती है गर्मी आते आते। बट रोहित शर्मा ने जो बैटिंग करी है भाई फिर से, मतलब पैट कमिंस को भी मैं कहूंगा आप ओपनिंग बॉलिंग कर रहे हो यार, व्हाई वुड यू बॉल शॉट टू रोहित शर्मा? उनका आप कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देते हो। अपने 2 छोटी बॉलें फेंकी, उन्होंने छक्का मारा था पुल का, उसके बाद एक डाउन द लेग साइड उनके ग्लव से लग के चौका हुआ था, फाइन लेग था नहीं वहां पर। वेरी पुअर एग्जीक्यूशन बाय पैट कमिंस वंस अगेन। पैट कमिंस का जरूर है, एट द सेम टाइम आई वुड से कि रोहित शर्मा की इनिंग्स में अब थोड़ी वो मैच्योरिटी दिख रही है, थोड़ा ठहराव दिख रहा है कि मतलब ही इज विलिंग टू टेक हिज टाइम। अच्छा ठीक है, अगर एक टाइम पर स्ट्राइक रेट थोड़ी स्लो भी हो जाएगी, डज नॉट मैटर, क्योंकि मेरा जो प्लेइंग स्टाइल है अल्टीमेटली आई एंड अप विद अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। वो चीज़ उनमें दिख रही है, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है अपने ऊपर, जो कि रोहित शर्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और अच्छा एक और सवाल ये रहेगा इससे पहले कि रोहित शर्मा की और बातें करें, विल जैक्स नंबर 3 पर फिर से क्यों आए हैं? ये मुझे समझ में नहीं आया। आई थिंक मुझे क्लियर केस ऑफ वो लगता है कि आपको पता है आपका एक खिलाड़ी है इस टाइम पे बैटिंग में जिसका फॉर्म कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, एंड यू नो कि अगर वो भी अच्छा चल जाएगा तो आपकी बैटिंग लेना एकदम 100% से 1% हो जाएगी। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गिविंग हिम द टाइम एंड मतलब टू रीगेन हिज कॉन्फिडेंस। पर वो भी नहीं होता ना, जीशान पे अल्टीमेटली स्लॉग करते हुए लॉन्ग ऑन पे आउट हो जाते हैं वो, एंड दैट मींस कि स्काई तबाने वाले थे, बिकॉज इस फेज में ना उनादकट और जीशान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है। और आप नोटिस करो फिर से, जो बॉलर्स इफ दे आर टेकिंग द पेस ऑफ द बॉल, जो कटर्स डालने को तैयार हैं, जो फ्लाइट करने को तैयार हैं, वही बॉलर सक्सेसफुल हो रहे थे यहाँ पे। तो बाकी बॉलर्स वो चीज़ क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे थे, वो मेरे को समझ में नहीं आया। हर्षल पटेल इवन ही इज ऑल्सो वेरी गुड विद हिज स्लोअर वंस, बट पैट कमिंस वो चीज़ करते हुए नहीं दिखे थे। पैट कमिंस बाय द वे अकेले बंदे थे जिन्होंने पिछली बार मुंबई से करा था ये चीज़, इस बार नहीं करते हुए दिखे कहीं ना कहीं। बहुत इनकंसिस्टेंसीज हैं एसआरएच के इस कैंपेन में, मतलब वो क्लूलेसनेस जेन्युइनली दिख रही है इस टाइम पे पैट कमिंस के चेहरे पे कि डज नॉट नो हाउ टू टैकल विद दीस प्रॉब्लम्स। बट उसके बाद जब स्काई आते हैं भाई, रोहित बीच में कॉशियस हुए थे जैसे कि तुमने कहा, रिस्पॉन्सिबली खेल रहे थे, उसके बाद से तो गेम फिर था कि नेट रन रेट बढ़ानी है भाई। और जो पावर हिटिंग स्काई ने और रोहित ने करके दिखाई है, कोई मैच ही नहीं था भाई। 15वीं ओवर तक आते आते गेम खत्म था। मतलब पिछले कुछ मैचेस से अब ये बात हम लोग कहते आ रहे हैं, हमेशा यही चीज़ रही है कि अच्छा रोहित शर्मा आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी स्टार्ट देंगे एंड वो कंटिन्यू करते रहेंगे, बट गेम जो जल्दी खत्म होगा, जो 16 ओवर में खत्म होगा, जो 15 ओवर में खत्म होगा, जो 14 ओवर में खत्म होगा, वो स्काई करने वाले हैं। जो पेस वो पकड़ते हैं, मतलब 19 बॉल पे अगर आप 40 रन बना रहे हो, नॉट आउट रह के आ रहे हो, टीम को जिता के आ रहे हो, इससे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन और क्या हो सकता है? आई थिंक लोग रियलाइज नहीं कर रहे अभी जब इंडिया के मैचेस दोबारा शुरू होंगे कि हमारे T20 वर्ल्ड कप के लिए कितना बड़ा बूस्ट एग्जैक्टली स्काई वापस आ रहे हैं। एंड रोहित शर्मा भी भाई, मतलब मुंबई इंडियंस के सेकंड हाईएस्ट स्कोर होने वाले हो, तिलक वर्मा को सब पास कर जाएंगे, 10-15 नहीं पीछे हैं, आउट ऑफ नोवेयर अपना कमबैक करते हुए। इस बार जो है पिछले मैच से ज़्यादा रन नहीं मारे। मतलब ये वो है ना कि 2016 था लास्ट टाइम जब उन्होंने कंसेक्यूटिव मैचेस में 50s मारी थी, एंड जब मतलब वही बात है कि द लास्ट टाइम रोहित शर्मा स्कोर 2 consecutive 15 was 250s इन consecutive matches was back in 2016, and 2016 में फाइनल में आरसीबी आई थी। अच्छा, तो वो होने वाला है बेटा आरसीबी को। वैसे आरसीबी ने अच्छा खेला। हाँ भाई, आरसीबी की बात है। चलो ठीक है, उसी मैच पे चलते हैं। आई थिंक ऑल इन ऑल मुंबई इंडियंस अगर ऊपर आ रही है तो लोगों को डरना चाहिए, एंड राइटफुली वो मीम्स आ रहे हैं। एसआरएच का आई थिंक विद ऑल रिस्पेक्ट सीजन खत्म हो चुका है। आरसीबी वर्सेस आरआर की बातें करते हैं। जो पिच रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि पंजाब आरसीबी का जो मैच यहाँ पे हुआ था चिन्मय स्वामी में, जिसको सबको याद होगा, बारिश वाला मैच था, पिच पे बहुत फंस रही थी बॉल। पिच रिपोर्ट में ग्राहम स्वैन कहते हैं कि पिच उससे भी ज्यादा फंसने वाली है। अब ऐसा एक्चुअली में तो नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा फंसी बॉल, लेकिन डेफिनेटली दिस वाज नॉट अ 200 विकेट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। टॉस फिर से पट्टीदार हार जाते हैं घर पे आकर, एंड आई थिंक वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी शक्ल भी लटकी थी। कमेंटेटर्स ने जो कहा था कि जो साइलेंस हुई थी टॉस हारने के बाद पूरे स्टेडियम के अंदर, क्योंकि भाई वो जेन्युइनली डर लगता है ना कि यार आप फिर से टॉस हार गए हम लोग, जो कि लग रहा था आखिरी के 2 ओवर से पहले तक, लग भी रहा था कि फिर से आप मैच भी हार जाओगे। आरसीबी बीइंग द क्लेवर टीम कोई चेंज नहीं करते हुए यहाँ पे, बिल्कुल सही कॉल था। आरआर भाई, मतलब
अब मैं मैनेजमेंट, अब तो आधे से ज़्यादा सीजन हो गया, अब मैनेजमेंट को मैं कब तक क्रिटिसाइज करूँ? ये तो प्योर क्लाउनरी वाली बात है यार। आप ऐसी पिच में अब क्लियरली आपको पता है स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, वहाँ पे आप फारूकी को ला रहे हो थिकशाना की जगह पर, जस्ट बिकॉज आपको लगता है आपकी डेथ बॉलिंग थोड़ी वीक हो रखी है बिकॉज संदीप शर्मा फॉर्म में नहीं है। अरे भाई छठा बॉलर ले लो ना फिर, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो। एग्जिस्टिंग सेट ऑफ बॉलर्स में से स्पिनर क्यों कम कर रहे हो कि फिर आपको रियान पराग से 3 ओवर डलवाने पड़ रहे हैं? छठे बॉलर में हमारे कप्तान साहब आते हैं हमेशा बॉलिंग करने, और फिर वो दिख जाता है अल्टीमेटली क्यों नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा है क्या सीन कि थोड़ा रियान पराग को कुछ ज्यादा ही वो करा जा रहा है यार? जैसे अभी लोग बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, मतलब आज तो बैटिंग भी करनी है बॉलिंग भी करनी है नंबर 3 पर, वो बैटिंग करा दो, फिर बॉलिंग में भी 3-4 हो तो 2-3 हो तो कम से कम डालने ही डालने हैं। मतलब हमने ये एक सिमिलर लाइंस पे चीज़ देखी जब हार्दिक पांड्या कप्तान थे, तब उन्हें वो ओपनिंग बॉलिंग करने का बड़ा शौक चढ़ा था बीच में। बट आई थिंक ओवर टाइम इवन एज अ कैप्टन ही हैज़ मैच्योर्ड सो मच दैट ही नोज हाउ टू यूज हिज रिसोर्सेज, एंड उन्हें कब बॉलिंग करनी है कब नहीं करनी। ही नेवर टेक्स इट ऑन हिज ईगो कि नहीं भाई मैं हार्दिक पांड्या हूँ, मैं करके दिखाऊंगा बॉलिंग। उन्हें पता है मेरे पास कितनी तगड़ी तगड़ी रिसोर्सेज हैं, कितने अच्छे अच्छे बॉलर्स बैटर्स सब पड़े हैं, तो मैं बस अपना रोल निभा दूँ तो बढ़िया है, टीम जीत जाएगी अल्टीमेटली। रियान पराग के लिए ईगो थोड़ी कह सकते हैं भाई, हमें थोड़ी पता है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि रियान पराग का आई फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई जो चीज़ इतनी आसानी से आपके लिए काम कर रही थी आप उसको क्यों चेंज करोगे। मतलब ये जो एकदम से कुमार कार्तिकी को हटा देना, इस मैच में थिकशाना को हटा देना, ये सब मतलब इट इज़ भाई बहुत ब्लेटेंट मिस्टेक्स हैं जो कि सारे फैंस को विजिबल है, तो आपको कैसे विजिबल नहीं हो भाई आपको 9 बैटर रखकर भी आपसे चेज नहीं होता, नहीं हो पा रहा, समझ जाओ ना, तो क्या फालतू में लगा रखा है आपने, बॉलिंग पे इन्वेस्ट करो ना फिर जब क्लियरली जहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। खैर आई थिंक यहाँ पर ही जो है मैनेजमेंट के जो बेवकूफ़ी वाले डिसीजंस थे वो दिख रहे थे हम लोग को बहुत ज़्यादा सैडली। एंड फर्स्ट इनिंग्स पे चलते हैं, 59 फॉर नो लॉस। भाई इस पावर प्ले की हाईलाइट मेरे लिए रहेंगे विराट कोहली फॉर श्योर भाई। मतलब फिल सॉल्ट को अगर आपने पावर प्ले में डोमिनेट कर दिया है बीइंग अ सपोज्ड एंकर, तो भाई विराट कोहली किस फॉर्म में और किस लेवल की बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या थी, देखो पहले 1-2 ओवर बड़े डाइसी थे, आर्चर वंस अगेन वाज स्पिटिंग फायर फॉर श्योर। जहां लेंथ्स थोड़ी सी डिरेल होनी शुरू हुई है बिकॉज इनिशियली आर्चर वाज हिटिंग द परफेक्ट स्पॉट पॉसिबल, उसके बाद जब देशपांडे वगैरह बॉलिंग करने के लिए आते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेंथ्स चेंज होती हैं, संदीप शर्मा 1-2 बॉल थोड़ी ऊपर मुंह के नीचे देते हैं। इट वॉज वेरी क्लियर, ये चीज़ ब्रॉडकास्टर्स ने भी दिखाई थी कंपैरिजन साइड बाय साइड कि फिल सॉल्ट बहुत पावर डोमिनेशन पे जा रहे हैं कि मैं हार्ड हिटिंग करके स्कोर करूंगा, एंड विराट कोहली वॉज वेरी स्मार्ट जहाँ पे वो पेस को यूज करके प्लेसमेंट और टाइमिंग पर फोकस कर रहे थे। इसके चलते हुए वंस अगेन आप देखोगे कि विराट कोहली के कितने सारे स्कोरिंग शॉट्स जो हैं वो पुल के रहे हैं, मतलब बेसिकली स्क्वायर द विकेट के रहे हैं। एंड वही इट कम्स बैक टू दैट कॉन्वर्जेशन अबाउट जीटी वर्सेस केकेआर गेम जो हमने करी थी, जहाँ बॉल फंस रही होती थोड़ी सी, अगर अपने दिमाग से वो एक परसेप्शन हटा दो कि मुझे हर बॉल पे छक्का ही मारना है, इफ़ यू वेट फॉर द बॉल यू मनूवर द पेस, आपके पास काफ़ी बेटर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज होंगे, यू लिव मोर इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब इनकी बैटिंग देख के बहुत क्लियर ये चीज़ थी, ये स्पेसिफिक मोमेंट मैंने रियलाइज तब कर था जब सॉल्ट आपको दिख रहा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे रन नहीं बन पा रहे, मतलब वो तेज़ी से मारने का ट्राई भी करे तो भी ज़्यादा कैरी नहीं कर पा रही बॉल, एंड फिर विराट कोहली स्ट्राइक पे आते हैं, वो सामने ड्राइव मारते हैं और चौका जाता है, रेंग तो है बॉल आराम से। वही वो प्लेसमेंट और टाइमिंग है कि कोई खिलाड़ी वहाँ पे खड़ा नहीं है, मैं बस टैप कर दूंगा तो भी चौका चल जाएगा अल्टीमेटली। ये मैं एग्जैक्टली ये पॉइंट लाइव स्ट्रीम में भी एक्सप्लेन कर रहा था ना कि अगर आप उसी ड्राइव को हार्ड मारने जाओगे कहीं ना कहीं तो फॉलो थ्रू में आपका बैट ट्विस्ट हो सकता है। तो वही अगर वो बॉल विराट कोहली ने एकदम पिन पॉइंट स्ट्रेट मारी है कि कोई गैप, मतलब कोई बंदा मिड ऑन से आके कवर भी नहीं कर सकता, अगर वो आप तेज मारने के चक्कर में बैट को ट्विस्ट कर दोगे तो शायद वो मिड ऑफ या फिर मिड ऑन की तरफ चली जाए, जस्ट बिकॉज आपने तेज मारने का ट्राई करा। तो यहाँ पे सेंसिबल क्रिकेट और अवेयरनेस, गेम सिचुएशन अवेयरनेस, पिच की कंडीशंस की अवेयरनेस, विराट कोहली का एक्सपीरियंस इतना यार, मतलब अब तो समझ चुके कैसे खेलना है। एंड आई थिंक इस सीजन में जब से थोड़ी स्टिकी विकेट्स का कमबैक हुआ है, हाई स्कोर्स नहीं दिख रहे, तब से विराट कोहली जैसे प्लेयर्स को बहुत हेल्प मिली है वापस एक रेलेवेंस गेन करने में। नॉट दैट उनकी रेलेवेंस पिछले साल कम हो गई थी वैसे तो। प्लस आई थिंक अच्छी चीज़ ये आरसीबी के लिए कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कैसे विराट कोहली में भी इम्पैक्ट का अगर हम लोग बात करें तो वो टॉप 3 टॉप 4 बैट्समैन में भी नहीं होंगे, बैटर्स में या फिर प्लेयर्स में भी इन जनरल, प्लेयर्स में इन जनरल, बैटर्स में तो हो ही जाएंगे। बट आई थिंक पॉइंट वही है कि कौन ऐसा खिलाड़ी होगा जो कि थ्रू आउट द सीजन कंसिस्टेंट रहने वाला है। एंड आते थे दोबारा आ जाएंगे भाई, विराट कोहली टॉप पे आ जाएंगे भाई, टॉप 2 में ऑरेंज कैप में आ गए वो, हमेशा उनकी वो हैकर वाली एंट्री होती है कि किसी को पता नहीं होता, साइलेंटली ही कम्स इन द टॉप 5। तो विराट कोहली का ये फोर्टे रहा है, एंड मतलब मैं तभी कह रहा था कि आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो ऑरेंज कैप ले भी जाते हैं। आई थिंक ले सकते हैं, बहुत बड़ा चांस है उनका, स्पेशली अगर आरसीबी क्वालिफायर्स खेलती है तो। 6 से 10 ओवर के बीच में थोड़ा सा आप जो है वंस अगेन
कॉशियस होते हो, एंड पिच की ज़रूरत थी वो भी। फिल सॉल्ट जो एक फ्लाइटेड डिलीवरी पे फ्रॉम हसरंगा आउट होते हैं। या ऑब्जर्वेशन देखो 1 सेकेंड, जब आप बॉल को फ्लाइट कर रहे हो यहाँ पे, ये हमने आरसीबी के पहले घर के मैच में भी कहा था कि जो बॉलें 90 किलोमीटर पर आवर से स्लोअर थी स्पिनर्स की, उस पर सिर्फ 40 का स्ट्राइक रेट था बैटर्स का। या ऑफ कोर्स वो स्ट्राइक रेट थोड़ी ऊपर नीचे हुई है विद द चेंज इन द नंबर ऑफ मैचेस, बट अब देखो यहाँ पे भी जब फ्लाइट करी तो थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिला। ये रेड सॉइल की पिच है, यहाँ पे अगर आप बॉल को फ्लाइट करते हो, रेवोल्यूशन जनरेट करते हो, तो बॉल थोड़ा स्टिक करके बाउंस करता है। या उसी चक्कर में फिल सॉल्ट मिडिल नहीं कर पाते बॉल को, आउट हो जाते हैं। ये जो मैंने अभी तक पूरा इतना टेक्निकल चीज बोली, इसका मतलब क्रक्स क्या है कि स्पिनर से बॉलिंग कराओ। तो वहां पे ठीक शाना क्यों नहीं खेल रहे थे? अब वहां पे रियान पराग आते हैं। पर्डिकल ने हाँ इनिशियली 5-10 बॉलें वो लेंगे ही लेंगे, बिकॉज विकेट इतना आसान था नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड था नहीं, बट 10 से 15 ओवर के बीच में आरसीबी ने 73 रन्स मारे हैं। दिस इज मे बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन दिस फेज बाय एनी टीम दिस आईपीएल। या मैं वही कहूंगा कि पर्डिकल ने स्टार्ट थोड़ा स्लो करा था, 10 बॉल में 10 रन समथिंग थे उनके, बट अल्टीमेटली जब उन्हें 50 मारी तो वो 26 गेंदों में आई थी उनकी, मतलब विच मीन्स कि उन्होंने 16 गेंदों में 40 रन मार दिए उसके बाद। तो वही बात है कि पर्डिकल का भी मतलब भाई वी हैव टू से, कहाँ पे वो एक मीम्स बन रहे थे, कोहली एंड पर्डिकल प्लेइंग इन द पावर प्ले, बिल्कुल उल्टा। एंड मतलब राइट नाउ तो इट वुड बी अ ड्रीम टू वॉच देम प्ले इन द पावर प्ले। भाई जितना अच्छा वो लोग खेल रहे हैं, कितने कैसे खिलाड़ी हैं जिनपे बाकी टीम्स में, मतलब केकेआर का ही हम लोग ले लेते हैं, कितने ऐसे खिलाड़ी जो कि कह सकते हैं मेरा पर्डिकल से अच्छा सीजन जा रहा है इस टाइम पे। पर्डिकल ने तो भाई इतने सारे मैचेस में इंपैक्टफुल पारी खेली है, जनरली अब तो बड़े बड़े स्कोर भी मारे हैं, 50-60 रन उन्होंने मारे हैं। तो मतलब कितने ही ऐसे खिलाड़ी जिनका ऐसे टाइप का रिसर्जेंस हमें देखने को मिला है। आरआर को तो दोनों बार डोमिनेट कर दिया, पिछली बार डोमिनेट करा था अपने एक्स टीम को, और यहाँ पर एज ए सेट 10 से 15 ओवर में जो रन आए हैं, एक बहुत बड़ा कोर रीजन क्या है? देखो दोनों टीम में 2 स्पिनर्स थे और दोनों को टैंडम में बॉलिंग दोनों टीम ने कराई है। कुरनाल और सुयश ने भी लगातार बॉलिंग करी थी बैक टू बैक, यहाँ पे रियान पराग और हसरंगा ने भी करी है। वहां पे बेटर रिजल्ट्स क्यों है? बिकॉज दे आर प्रॉपर स्पिनर्स। अब यहाँ पे आप रियान पराग से 3 ओवर डलवा रहे हो, 30 रन खा गए वहां पर आते आते। यार ना कोई विकेट टेकिंग एबिलिटी वहां पे थी, कोई थ्रेट नहीं था बैटर्स को। कई बार बैटर्स जानबूझ के हर एक ओवर में रन मारते भी नहीं है, थोड़ा सा लंबा खींचते हैं ताकि और ओवर डाले, उसको एंड में आके कैपिटलाइज करें। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिक होती है जो कि आपको बचपन में सिखाया जाता है क्लब लेवल क्रिकेट पे। यहाँ पे एक लैक ऑफ विकेट टेकिंग ऑप्शन, एक लैक ऑफ थ्रेट जो था ना, वो बहुत क्लियरली विजिबल था आर की तरफ से। एंड वंस अगेन आप टीम सिलेक्शन में गेम हार गए यहाँ पे, बहुत हद तक दिख रहा था ये। आखिरी 5 ओवर में आते आते थैंक्स टू आर्चर आपने थोड़ा कमबैक करा है। 16वें ओवर में आते ही विराट कोहली ऑन दी अप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को कवर्स के ऊपर से मारना चाह रहे थे, मिस टाइम करते हैं। आर्चर ने पहली बार विराट कोहली का विकेट लिया था, ये मुझे पता नहीं था, ये भी क्रेजी स्टैट है। एंड संदीप शर्मा का जो सेकंड लास्ट ओवर था, वहाँ पर 2 विकेट निकालते हैं। इंटरेस्टिंगली वो वहाँ पे क्रॉस सीम बॉलिंग कर रहे थे, तो यूजुअली सीम अप डिलीवरीज डालते हैं स्विंग बॉलर्स जो कि ऊपर पिच करते हैं बॉल को, बट इट चोज क्रॉस सीम डिलीवरीज। एंड क्रॉस सीम डिलीवरीज का फायदा क्या होता है? आपको खुद भी नहीं पता कि बॉल जो है सीम के ऊपर लैंड करेगी या फिर वो लेदर के ऊपर लैंड करेगी। तो लेदर के ऊपर लैंड करती है तो क्योंकि लेदर स्मूथ है बहुत ज़्यादा, तो फ्रिक्शन रहता नहीं, तो वो तेज़ निकलती है स्किड करके। और सीम पे लैंड करती है, सीम तो उभरी हुई होती है, खुरदुरी होती है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो वो स्टिक करके थोड़ा सा होल्ड करती है। पर्टिकुलर उसी तरीके से आउट होते हैं, बॉल थोड़ा होल्ड करती है। नीतीश राणा ने लड्डू कैच जो ऑलमोस्ट लाइट्स और क्राउड के ऊपर ब्लेम कर दिया था वहाँ पर एंड छोड़ ही दिया था, बट पटीदार जल्दी आउट हो जाते हैं। एंड देन इट मेंट कि फिर टिम डेविड को वंस अगेन ओनर्स लेना है, जो कि इस बार ऊपर बैटिंग करने आए थे। गुड डिसीजन बाय आरसीबी एग्जैक्टली। एंड जितेश शर्मा, भाई जितेश शर्मा भी बहुत अंडररेटेड रहे हैं। मतलब मैं वही बोलूंगा कि टिम डेविड को पहले तो ऊपर भेजने का डिसीजन सही था मेरे हिसाब से भी, क्योंकि वो आदमी इतने अच्छे फॉर्म में है कि वो ऊपर जाके कैपिटलाइज कर सकता है। इस मैच में मतलब मैं ये कहूँगा कि वैसा टाइप की फिनिशिंग नहीं हो पाई उनकी जैसे अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, बट रिगार्डलेस इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने गंदी पारी खेली है। एंड साथ में जितेश ने भाई जितेश ने जो पारी खेली है स्पेसिफिकली अगेंस्ट आर्चर, मुझे ये देखने को मिला, क्योंकि इस पूरे मैच में एटलीस्ट इन द फर्स्ट इनिंग्स, मतलब जो होता है कि टीवी में देख के बुमराह को जो देख के लोग कहते हैं कि टीवी में देख के लग रहा है भाई इस आदमी को तो फेस नहीं करना, मुझे अनप्लेएबल लगे थे वो आर्चर। जैसी टाइप के वो बाउंसर मार रहे थे जितेश के, तो मतलब ऑलमोस्ट नेक पे लगी, जस्ट बच गई थी, हेलमेट आ गया था, इट कुड हैव बीन फेटल। मतलब वैसे टाइप का देख के लग रहा था यार इस आदमी के सामने मुझे खड़ा भी नहीं होना। अरे विराट कोहली जब पावर प्ले में बैटिंग कर रहे थे तो वो कभी कभी होता है ना फ्रंट फुट से वो अबव कवर्स जो है शॉट मारने का ट्राई कर रहे थे, ओवर कवर्स जाने का ट्राई करते शॉर्ट लेंथ बॉल को, और वो बार बार बीट हो रहे थे पेस और बाउंस पे। तो दिनेश कार्तिक उस टाइम पे उस पे थे, माइक पे कनेक्टेड थे, वो भी कह रहे थे कि भाई बहुत मुश्किल है इन बॉलों को मारना, आपको लगता है देखने में कि क्यों नहीं आ रहे छक्के चौके, बहुत ज़्यादा एक टोटल भाई वो आप खेल के एक बार विजुअलाइज करो अपने आप को, वो बॉल इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्कोर ऑन दोज डिलीवरीज।
जो बॉलिंग वो कर रहे थे उस टाइम पे. सेम गोस फॉर हेजलवुड ऑल्सो. गुड लेंथ से अगर आप इतना वो निकाल रहे हो ना बाउंस एट 140-150 क्लिक्स, टाइम ही नहीं है. बहुत मुश्किल है भाई मारना शॉट वहां पर. या थैंक्स टू आर्चर इन लोगों का स्कोर जो इतना बनता नहीं है, सिर्फ 49 रन आते हैं आखिर के 5 ओवरों में. पर टोटल 205 बन गया था, विच मींस कि ये बहुत आरसीबी का difficult होने हाईएस्ट वाला था. एवर स्कोर है आर के अगेंस्ट ओ डैम. आईपीएल की हिस्ट्री में. ओके. सिर्फ 2 ही बार 200 क्रॉस करा, एक पहले करा था, एक ये करा था. हाँ एंड सेकंड इनिंग्स की बातें करते हैं. आई थिंक जायसवाल ने जो बैटिंग करके दिखाई है, हाँ. हमने कोहली की बातें करी भाई. देखो वैभव सूर्यवंशी का तो सिंपल था, उन्होंने एक छक्का मारा भुवनेश्वर कुमार को. अब भुवनेश्वर कुमार की ईगो हर्ट वो हुई है, शक्ल पे देखने लग गया है भाई उनके. बहुत बुरी ईगो हर्ट हुई है. उसके बाद उन्होंने उनको 3-4 बाउंसर्स लगातार मारी थी. हाँ एंड नाउ भुवनेश्वर कुमार इज ऑल्सो स्मार्ट गए, तो उनको पता है कि अब मैं इनको 12 बाउंसर ही मार रहा हूँ. उनके दिमाग में एक वो प्री कंसीव नोशन बैठ गया कि मुझे छोटी बॉल ही मारेंगे भुवनेश्वर कुमार. एंड अगर आप नोटिस करोगे जिस बॉल पे वैभव सूर्यवंशी आउट भी हुए हैं, वो अपना फ्रंट लेग जो था उसको क्लियर कर रहे थे. एंड बेसिकली वो सेटिंग हिमसेल्फ अप फॉर अ कट बैकफुट पे खेलने के लिए. एंड वहाँ पे भुवनेश्वर कुमार ने ऊपर फेंक दी बॉल एक स्टंप्स पे, एंड वो बोल्ड हो जाता है. क्लेवर सेटअप, फ्यूल्ड बाय हिज ईगो. बट वही है भाई, 14 साल के लड़के से छक्का खाओगे तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा. मुझे लगता ही था, ये पहले ही मुझे लगा था कि शार्दुल की भी ईगो हर्ट हुई होगी भाई उस मैच में, जैसे उन्होंने आके छक्का मार दिया. बट मैं ये बोलूंगा भाई कि ऑब्वियसली भाई वो काफी गट्स है उस आदमी में, एंड ही इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर हेड ऑफ हिम. हेजलवुड को खेलते हुए देखने को मिला नहीं. हाँ मिला नहीं. बट जायसवाल ने जो खेला है भाई, मतलब देख के लग रहा था ही इज ऑन अ मैन ऑन अ मिशन. जनवरी लग रहा था कि अकेले खत्म कर देगा मैच. यार वो बंदा जो ऑन द रेस शॉट्स खेल रहा है इस वक्त, मतलब यस दयाल की पिटाई करते हैं, 17-18 रन मारते हैं. हाँ. एंड मेजर जो मैचअप था वो हेजलवुड से था. हेजलवुड की पहली 3 बॉलें डॉट थी और एक बॉल बैट पे भी नहीं लगी थी. बेसिकली 2 सेटअप्स ट्राई कर रहे थे जायसवाल काउंटर करने के लिए हेजलवुड को. पहला तो था कि मैं स्टेप आउट करके डिसमेंटल करूं, जो कि साई सुदर्शन ने काइंड ऑफ करा था जीटी वर्सेस आरसीबी वाले मैच में, जो यहाँ पे चिन्नास्वामी में हुआ था, कि स्टेप आउट करके एक ड्राइव मारने का ट्राई करता. उसके बाद डीरेल हो गए थे लेंथ उनकी एकदम, फिर स्कूप मार गया था एक. तो वो स्टेप आउट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वो स्टेप आउट नहीं करोगे तो हेजलवुड शॉर्ट ऑफ लेंथ से एक ही टप्पा पकड़ के, जो कि मगराज से उनके कंपैरिजन होते हैं वो इसीलिए होते हैं, वो टप्पा पूरे दिन पकड़ के हमें बॉलिंग करते रहेंगे और आप वहाँ से कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो कि आर्चर भी कर रहे थे काइंड ऑफ. तो वहाँ पे जब वो स्टेप आउट करने का ट्राई कर रहे थे, नॉट एबल टू कनेक्ट द बॉल, नोवर इवन क्लोज टू इट. एंड सो उस टाइम पे सुनील गावस्कर भी कमेंट्री कहते हो, कहते कि खड़े रहो विकेट पर, हिलने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट बॉल कनेक्ट करना शुरू करोगे. वहाँ पे फिर 1-2 बॉलें कनेक्ट होती हैं, पुल के चौके आते हैं. एंड देन ही फिगर्स आउट कि क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग हो रही है मुझे बार बार, तो यहाँ पर मुझे बेसिकली जितना, ये मैंने स्टार्टिंग से बोला कि हेजलवुड को जितना बाउंस मिल रहा है शॉर्ट ऑफ लेंथ से, तो किसी को नहीं मिल रहा. तो बॉल मुझे इनेविटेबली बैकफुट पर ही खेलनी पड़ेगी मोस्ट ऑफ द बॉल्स. उसके लिए अगर मुझे बैकफुट पे आके भी रन बनाने हैं, तो बेस्ट चांस मेरा क्या है कि मैं बॉल में लेफ्टी हूँ, मान लो बॉल मेरे यहाँ से निकलने, बॉल के लेग साइड पे खड़ा रहूँ, ताकि फिर मैं ऑफ साइड पे कट वट या स्लैश के रन मार सकूँ. तो उन्होंने फिर वो चीज़ करी भी, 2-3 स्लैश मारे. एंड हेजलवुड ने चीज़ रियलाइज करी कि मैं इनको रूम दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ये बॉल के लेग स्टंप पे खड़ा होना चाह रहे हैं, तो वो राउंड द विकेट आते हैं ताकि उनको रूम ना मिले, फिर बॉल उनको फॉलो करे अंदर आते आते. उसी चक्कर में वो पुल मारने जाते हैं, मिस टाइम होता है, शॉट एंड आउट हो जाता है. बट आई थिंक मतलब पावर प्ले में इन सब ने अपना काम कर दिया था. स्पेसिफिकली मतलब मैं वैभव सूर्यवंशी को तो उतना कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि भाई बच्चा है अभी, क्या ही बोला जाए. बट जायसवाल, मतलब अगर आप पावर प्ले में 72 रन मार रहे हो, तो आपने लिटरली प्लेटर पे दे दिया आरआर को कि अगर यहाँ से भी नहीं जीतोगे ना भाई तो डूब जाना. पूरा काम उस बंदे ने अपना अकेले करके दिखा दिया. और उसके बाद हम देखते हैं रियान पराग भी आते हैं, तो क्वाइट लकी बाय द वे. रोमारियो शेफर्ड उन्होंने 3-4 कत्तियों के चौके मारे, जिसके चौके मारे थे वहाँ पर, एटलीस्ट दैट गॉट हिम गोइंग. रन रेट उनकी अच्छी चल रही थी, स्ट्राइक रेट पर्सनली खुद काफ़ी अच्छी चल रही थी. एंड 6 से 10 ओवर के बीच में 41 रन आते भी हैं, तो दे वर ऑन पार विद द टारगेट. 113 पे 3 थे आप 10 ओवर के बाद. आपको हार्डली 90, 92, 93 रन चाहिए थे. उसके बाद भी अगर आप ये गेम बॉटल कर रहे हो ना विद 9 बैटर्स इन योर टीम, तो भैया डूब के मर जाना चाहिए. मतलब आई थिंक गेम जो पूरा चेंज होता है ना, आरसीबी के पकड़ में वापस आना स्टार्ट होता है, दैट इज व्हेन पाटीदार डिसाइड करते हैं कि अच्छा भाई हम स्पिनर्स को लेके आना है. जो कि हमने फर्स्ट इनिंग्स में भी देखा कि जब स्पिनर्स आए तो गेम थोड़ा फंसना स्टार्ट हुआ. जब कुणाल पांड्या आते हैं वो विकेट भी लेते हैं पहली बात तो, एंड देन धीरे धीरे जो रन रेट होती है वो उनकी नीचे आनी स्टार्ट होती है आरआर की. अब क्वेश्चन सिर्फ यही रहेगा मेरा, क्योंकि मुझे देख के लग रहा था पावर प्ले के बाद ही कि आपका हर पेसर पे ट्रस्ट टाइम पे. हेजलवुड भी मतलब ही वाज अ बिट एक्सपेंसिव इन द पावर प्ले. भुवनेश्वर कुमार को हमने देखा, यश दयाल को हमने देखा, तो क्या आप स्पिनर्स को थोड़ा जल्दी ला सकते थे? ये एक फेयर क्वेश्चन है. आई थिंक वही बात है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ पोस्टपोनिंग थिंग्स एज लेट एज पॉसिबल. कभी कभी होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि
3-4 विकेट जल्दी गिर गए हैं, तब यू गो फॉर द किल। ऐसे में अगर आपको पता है कि मैच थोड़ा डीप जाएगा तो आप अपने ट्रम्प कार्ड्स थोड़े से रिजर्व करके रखना चाहते हो सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स के लिए। एंड आई थिंक अगर वैसे भी ट्राई जल्दी आने का ट्राई करते हैं तो भी फेयर होता है, बट ये भी जो करे ये पे ऑफ करता है। वो 10 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 35 रन आते हैं, दैट्स जस्ट 7 रन एन ओवर। जब आपकी रिक्वायर्ड रन रेट 9-10 की हो चुकी है तो आप सिर्फ 35 रन मार रहे हो। सुयश और कृणाल ने जो बॉलिंग करी है यार, ध्रुव जुरैल लिटरली एक बॉल कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे। ही कुड नॉट एडजस्ट टू द पेस ऑफ द विकेट एट ऑल। गेम काफ़ी फंस गया था आखिर के 5 ओवर में आते आते। एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट फेज, बिकॉज यहाँ पर हेजलवुड तो चलो अभी कितनी तारीफ करें, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी। भुवनेश्वर कुमार का वो एक क्रिटिकल ओवर आता है जहाँ पे फाइनली ध्रुव जुरैल जो है, एक तो मैं कहूँगा भुवनेश्वर कुमार से भी थोड़ी पुअर लेंथ थी आई थिंक। वो लेंथ बॉल पे आप उस टाइम पे पेस ऑन डिलीवरी डाल रहे हो तो बैटर्स के लिए आसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। एक स्लोअर वन ट्राई करी थी, उसमें भी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, बहुत टाइम था ध्रुव जुरैल के पास, थर्ड मैन सर्कल के अंदर थे, उनको बस स्टीयर करना था पीछे एंड चौका हो जाता है वो। सो थोड़ा सा पूरा एग्जीक्यूशन था, बट ध्रुव जुरैल मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। फिर एक स्वीप कर भी चौका मार दिया। मतलब 22 रन आए थे उस ओवर में टोटल में, मतलब उसके बाद लग रहा था गेम थोड़ा खत्म हो जाएगा। 18 रन चाहिए 2 ओवर में यार। ध्रुव जुरैल वो 15 ओवर के बाद वो 24 बॉल पे 24 रन थे उनके, मतलब प्रॉपर टेस्ट नॉक उनका चल रहा था। एंड वहां से अगर अल्टीमेटली आते आते, क्योंकि अगर उन्होंने वहां पे कैपिटलाइज नहीं करा होता तो फिर मतलब वो एक वो जेन्युइन विलन बन के इस पूरे मैच के एंड में जाते, जो कि मुझे स्टिल लगता है कि उनने एक तरीके से मैच हरवाया है ये वाला। बट मतलब जो होता है ना कि आपको स्कोर कार्ड पे देखते पता चल गया अच्छा ये बंदे नहीं हरवाया अल्टीमेटली, वैसा टाइप का उनका फिर पूरा जाता होता। और मेन बात क्या है ना, यहाँ पे जब हेजलवुड बॉलिंग करने के लिए आते हैं, आखिरी 2 ओवर बचे थे, सिर्फ 1 रन दिया है जितेश कह रहा हूँ, क्या नाम है उनका, ध्रुव जुरैल का। थोड़ा सा फ्रीकिश तरीके से आउट होते हैं, अंडर एज लगता है, एक फुल लेंथ यॉर्कर पे आउटसाइड ऑफ स्टंप, एंड बिफोर द बैट हिट्स द ग्राउंड उससे पहली बॉल लग चुकी थी। मतलब हैट्स ऑफ टू अपना जितेश जिनने वहाँ पे रिव्यू लिया, क्योंकि वो जेन्युइनली किसी ने कॉल आउट करा नहीं था उस टाइम पे। एंड जितेश शर्मा, हमने बैटिंग से बात करी, एज अ विकेट कीपर ही हैज बीन वेरी गुड, प्लस अगर ये रिव्यू भी ऐसा टाइप के ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। मतलब जो एक्यूरेसी है और जो इनपुट्स हैं वो एक्चुअली में काफ़ी अच्छे हैं। बहुत अंडररेटेड जा रहे हैं जितेश शर्मा इस सीजन में। एंड उसके बाद आर्चर पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, सिर्फ 1 रन आता है। चलो मैं कह रहा हूँ कि वो अनपेएबल थे उस टाइम पे, वो हसरंगा को तो पहली बॉल पर नचा ही दिया था भाई, डक करते करते बच गए थे वो जस्ट। बट आखिरी ओवर में भी सिर्फ 5 रन आ रहे हैं, अपने आखिरी 2 ओवर में 18 रन चाहिए था, आपने सिर्फ 6 रन मारे। ये क्या क्लाउनरी है भाई। आपने लिटरली मैच सजा कर दिया आरसीबी को। मतलब शुभम दुबे वहां पे बचे थे, हसरंगा वहां पे बचे हुए थे, उसके बाद भी अगर आप इतना चेज नहीं कर पा रहे तो मैं वही कहा था, मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी ये चीज़ बोली थी कि ऐसे टाइप के जो ये चोक कर रही है आरआर, जो बॉटल कर रही है, ये सिर्फ आरआर कंसिस्टेंटली पुल आउट कर रही है ऐसे टाइप की बॉटलिंग पोजीशन से। मैंने और टीम्स को रेयरली ऐसा देखा है T20s में, क्योंकि यूजुअली मैं क्या देखता हूँ मैचेस में कि अच्छा एकदम से कोलैप्स हो गया, सारे विकेट गिर गए, गुच्छे में गिर गए, तो अब पता नहीं कैसे जीते, जो कि मतलब इट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल। शायद लोग कहेंगे कि यार ये तो और ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, बट मतलब ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है ऐसे टाइप की पोजीशंस जहाँ पे आपको अल्टीमेटली मतलब आपके 12 बॉल में आपको 18 रन चाहिए, आपको लास्ट ओवर में 9 रन चाहिए, 2 बार हो चुकी है ये चीज़, एंड आपके पास प्रॉपर बैट्समैन बैटिंग करे जिनने आराम से मतलब 6, 7, 8, 10, 11 बॉलें ले चुके हैं, आराम से सेटल हो चुके हैं, उसके बाद भी इफ दे आर फेलिंग टू फिनिश द मैचेस देन इट क्लियरली टेल्स यू कि एक आदमी ने पूछा था हमसे ये लाइव स्ट्रीम पे कि क्या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आई डोंट इवन नो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे रैम ब्राग से पूछा गया है तो उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत तो प्ले आउट करता है कि पहले नहीं हो पाया तो अब कैसे होगा, जो कि सच बात भी है वैसे तो। पर ये तो मतलब क्लाउनरी है भाई, मतलब मुझे इतना ज़्यादा इरिटेशन हुआ ना उस टाइम पे, ऐसी बॉटलिंग आप कर रहे हो, मेरा मन भी नहीं है मैच कवर करने का। वो क्योंकि आरसीबी ने अच्छा खेला एंड दे डिजर्व दैट रिस्पेक्ट, तो मैं इसलिए ये कवर कर रहा हूँ मैच, वरना तो मैं मैच कवर भी नहीं करता। दैट इज़ हाउ बैड आरआर हैज़ बीन। एंड बिल्कुल ही फाइट ना दिखाना, इतने डिसगंटेड लगना, इतने डिसजॉइंटेड लगना, क्वालिटी में कुछ इतनी कमी है नहीं इनके पास, पर इतना घटिया एग्जीक्यूशन यार। और मैनेजमेंट अगर बार बार सेम गलतियां कर रहा तो हम क्यों ही बात करें बार बार, आपको करना ही नहीं चीज़ें सही तो फिर हम क्यों इंटरेस्ट दिखाएं। सो आई फील फॉर आरआर फैंस यार, बहुत बुरी सिचुएशन है इस वक्त, बट आई थिंक एवरीबडी सॉ दिस कमिंग एक्सेप्ट दी आरआर फैंस। ऑक्शन तो छोड़ो, रिटेंशन के टाइम से लग रहा था कि ये क्या गुड़ गोबर हुआ है। एंड ऑक्शन तो बस एक वो था, डैमेज कंट्रोल था आपके लिए, जो कि डैमेज आप कंट्रोल इतना कर सकते नहीं थे। बहुत मुश्किल है भाई, अगले 2-3 साल मुश्किल होने वाले हैं, कुछ मेजर चेंजेस मिनी ऑक्शन में पुल ऑफ करने पड़ेंगे तभी होगा। बट कमिंग नाउ टू द वीकेंड प्रीव्यूज, अब हम लोग जरा बातें करते हैं हमारे जो 3 मैचेस आने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सीएसके वर्सेस एसआरएच, वन ऑफ द
लीस्ट इंटरेस्टिंग गेम्स आप कहोगे क्योंकि कोई स्टेक्स नहीं है इस मैच के? स्टेक्स नहीं है, प्लस द फैक्ट कि ये मैच जो है वो सीएसके में हो रहा है। हमने देखा है कि आप एसआरएच को थोड़ी सी भी डिफिकल्ट विकेट देते हो तो इनके एकदम खुल जाते हैं भाई ये लोग। अपने घर पे खुल गए इस बार अच्छी खासी बैटिंग विकेट पे, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा खुल जाएंगे। अब मेन बात वही है ना कि ये रेस टू द बॉटम है, ये स्टेक्स इसमें उल्टा चल रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट के हैं कि अगर आपको टिकना है टूर्नामेंट में रिस्पेक्टफुली, लास्ट नहीं आना है, तो ये स्टेक्स हैं इस मैच के लिए। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करूँ अगर तो 21 में से 15 बार चेन्नई जीती है, सिर्फ 6 बार एसआरएच जीती है। बहुत वन साइड राइवलरी है भाई ये भी। लास्ट 10 में से भी 7 बार चेन्नई जीती है, 5 में से पिछले 3 बार चेन्नई जीती है। तो डोमिनेशन हर जगह है, बट ओवरऑल चेन्नई का हैवी रिकॉर्ड है भाई एसआरएच के अगेंस्ट। टॉस कंडीशंस की बातें करें यार, आई थिंक विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। आई डोंट केयर हाउ द कंडीशंस आर। एसआरएच के लिए मैं कहूँगा स्कोर मोर देन 180, डोंट लेट देम चेस। और चेन्नई के लिए भी मैं कहूँगा भाई चेस आपसे होना नहीं होने वाला, बैटिंग पहले बैटिंग करो। एग्जैक्टली, इतना सोचो ही मत कि चेस करना है। वो एलएसजी वाला मैच हो गया था, उसमें टारगेट कम भी था। प्लस एसआरएच से खुद भी कौन सा चेज हो पा रहा है आजकल। वो एक मैच एक्सेप्शन है पंजाब वाला, बट वंस यू गेट देयर ओपनर्स आउट इट्स वेरी इजी टू एक्सपोज देम राइट नाउ। एंड चेन्नई के बॉलर्स अगर ड्यू नहीं पड़ती तो सेकंड हाफ में पिच और ड्राई होगा और टूटेगा, स्पिनर्स काम पे आएंगे। सो आई थिंक बैटिंग फर्स्ट होनी चाहिए यहाँ पे, अनलेस अनटिल बहुत हेवी ड्यू का कोई सीन हो। तो प्लेइंग 11 में मैं पर्सनली दोनों टीम्स के लिए 1-2 चेंजेस बोलूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ डिवॉल्व ब्रुक्स अंदर है और फिर ओवर्टन बाहर होंगे नेचुरली उसके चलते हुए। एंड टू रिप्लेस दैट एक बैटर को हटाना पड़ेगा, तो विजय शंकर बाहर हो जाएंगे, अंशुल कंबोज वापस आ जाएंगे। मेरा कॉम्बिनेशन वही रहेगा, बस वो नंबर ऑफ बैटर्स नंबर ऑफ बॉलर सेम रहेंगे। अब इसमें क्या है कि फिर अश्विन नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, अब वैसे भी आप अब तो ऐसे कौन से बहुत तीर बैठे हैं आपके पास जो उनके अगेंस्ट आप किसी और को करा दोगे। अब कोई पॉइंट है नहीं डिस्कशन का ये। बट आई थिंक ये डिवॉल्व ब्रुक्स को ना खिला के क्रिमिनल यार, बहुत बड़ा मिस आउट कर रहे हैं लोग। एक तो वो बंदा है जो कि आपको दे सकता है अभी, वो मस्ट नीडेड फायर पावर। आयुष मात्रे बेचारा बच्चा वो वहाँ पे ऊपर आदिल रशीद शेख रशीद और अपने रचिन रविंद्र जो टेस्ट मैच निकाल रहे हैं वहाँ पर। नीचे आके जडेजा भी अपना अब तो हो रहा है यार, अब तो डाउनफॉल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आई थिंक एटलीस्ट डिवॉल्व ब्रुक्स जैसा बंदा एक तो मिडिल ऑर्डर में हो जो कि दुबे और धोनी के साथ चीज़ों को बाइंड करके चले। विजय शंकर डज नॉट कट द रोल फॉर मी। मतलब वो तो फिनिशर बन चुके हैं आज के टाइम पे, ना बॉलिंग उनसे करवाई जा रही है, बैटिंग वो धोनी के नीचे करेंगे, कोई रोल बचा नहीं एग्जैक्टली टीम में। फ्रिंज प्लेयर जेन्युइनली बन चुके हैं, तो इससे अच्छा है कि आप यंगस्टर्स को चांस दो, कंबोज को भी वापस लेके आओ। और एसआरएच के लिए मैं कहूँगा वंस अगेन कमिंदू मेंडिस यहाँ पे तो खेलने भी चाहिए। इस पिच पे तो ऑब्वियसली खेलने चाहिए। अगर दोनों हाथों से आपको एक स्पिनर डालने वाला मिल रहा है आपको, व्हाई वुड यू नॉट टेक हिम? सो कमिंदू मेंडिस कम्स बैक एंड ईशान मलिंगा को फिर नेचुरली बाहर होना पड़ेगा। साथ ही साथ अच्छा मैं ये भी कहूँगा कि देखो इनको 8 बैटर तो खिलाने नहीं है, मैं चाहता हूँ इनके पास 6 बॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो अभी। तो कमिंदू मेंडिस आए ईशान किशन की जगह पर। ये ना काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि मे बी ईशान किशन जस्ट नीड्स अ ब्रेक। मतलब अगर इतना गंदा फॉर्म चल रहा है कि आपने 100 मारी, उसके बाद अब 7-8 मैचेस हो चुके हैं और आपकी 5 की एवरेज नहीं बन रही। भाई 5 की एवरेज तो मतलब बेहद गंदा फॉर्म है इस टाइम पे। मे बी जस्ट नीड्स एक मैच, आप उनको छोड़ दो। तो कमिंदू मेंडिस आए ईशान की जगह पे, ईशान किशन की जगह पे, और ईशान मलिंगा की जगह पे शमी वापस आए। तो उसके चलते आपके बैटर्स कम नहीं होंगे, साथ ही रहेंगे क्योंकि अभिनव मनोहर को आप निकालोगे नहीं अब। पर 6 बॉलिंग ऑप्शंस आपके जेन्युइन हो जाएंगे। आई थिंक एसआरएच का टेम्पलेट विल बी मच बेटर। प्लस ईशान मलिंगा खुद भी फ्लोटर की तरह लेफ्ट हैंडेड है, खेल सकते हैं ऊपर आकर, एंड बॉलिंग तो दोनों हाथों से करते हैं। इट्स अ मच नीडेड चेंज। जो हम सोच रहे थे कि ईशान किशन को रिप्लेस कौन करेगा, परहैप्स दिस इज द सोल्यूशन। की बैटल्स की बातें करते हैं यहाँ पर। ट्रैविस हेड वर्सेस खलील अहमद मैं पिच करना चाहता हूँ। खलील अहमद हैज बीन देयर पिक ऑफ द बॉलर्स फॉर द पावर प्ले स्लॉट, एंड हेड का भी फॉर्म ऑफ लेट तो नहीं चल रहा है। खलील अहमद इफ ही कैन हिट द डेक एंड टाइट लेंथ से बॉलिंग करेंगे तो वंस अगेन ऑन अ स्टिकी विकेट ट्रैविस हेड विल ट्राई टू डोमिनेट हिम इन फ्रंट ऑफ द विकेट। वहाँ पे आपका एक टॉपेज निकल सकता है। आई थिंक इट्स अ वेरी क्रूशियल वन। अभिषेक को मैं नहीं रख रहा किसी की बैटल में अभी। मैं अनिकेत को रखने वाला हूँ पथिराना के अगेंस्ट, बिकॉज आई थिंक अनिकेत हैज़ बीन क्वाइट अंडररेटेड। और अगर वो डाउन द ऑर्डर आके थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगे जो कि अभिनव मनोहर ने जैसे पिछली बार दिया, पथिराना ही एक बंदे है जिनको डिसमेंटल करना है। यूजुअली 3 ओवर डालते हैं 5 में से। उनको डिसमेंटल आप कर दोगे, आपकी फिनिश अच्छी हो जाएगी। मतलब आई वुड ऑल्सो वांट टू सी कि नूर और क्लासन के बीच में कैसा बैटल होता है।
क्योंकि नूर जो कि ऑरेंज की आपकी रेस में है इस टाइम पे, क्लासन जो सब लोग जानते ही हैं कि स्पिनर्स को कैसे डोमिनेट करते हाँ, हैं, कर सकते हैं। लास्ट मैच में विघ्नेश पुत्र की कैसे पिटाई करी थी उनने, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर ऊपर वाले बैट्समैन नहीं चलते तो क्लासन एटलीस्ट जो आदमी फॉर्म में है वो नीचे आके रन बनाए। बिल्कुल। और दुबे वर्सेस जीशान, ये भी एक बहुत क्रिटिकल बैटल है मेरे लिए। हाँ यार, जीशान परहैप्स देयर ओनली स्पिनर, क्योंकि कमिंदो मेंडिस पता नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। दुबे भाई ही हैज टू डोमिनेट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग जडेजा एट नंबर 4 कि विद द टर्न डोमिनेट करेंगे। या दुबे के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई। थोड़ा यार चेन्नई के लिए पता मैं क्या चाहता हूँ, ये लोग भली 100 पर आउट हो जाए लेकिन जिगरा दिखा के आउट, डाई फाइटिंग, मेन बात ये होनी चाहिए। एंड लास्टली आयुष मात्र को मैं रखना चाहता हूँ भाई एक्चुअली में। द गाय इज एटलीस्ट शोइंग सम इंटेंट एंड नेचुरली ही विल हैव टू फेस पैट कमिंस। ये एक बैटल बनेगा, शॉर्ट लेंथ बॉल्स को कैसे पुल मारने चाहते हैं, पिछले पुल पे आउट हुए थे वो। लेट्स सी क्या करते हैं, बट ये इंटरेस्टिंग बैटल है बिकॉज पैट कमिंस खुद भी बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं है। एक बच्चे ने कॉन्फिडेंस छोड़ा तो कप्तानी में फर्क पड़ ईगो पे लगेगी भाई बात, ईगो पे लगेगी, जैसे भुवनेश्वर कुमार के साथ हुआ था। प्रेडिक्शंस क्या लग रहा है? आई सी सीएसके विनिंग दिस मैच। मतलब मुझे लग रहा है कि एसआरएच का सीजन बद से बदतर होने वाला है। एंड वही मेरा बेसिकली मेरा पॉइंट बस वही है कि चेपॉक पे जहाँ पे पिचेस थोड़ी फंसती हैं अभी, मतलब हमने देखा था कि एसआरएच को अगर आप एक बैटिंग विकेट दे दोगे तो वहाँ पे वो रन्स मार सकते हैं। इस बार मतलब वो इतना गंदा हो चुके हैं, इतनी बदतर टीम हो चुकी है कि वो बैटिंग विकेट पे भी रन्स नहीं मार पाए। भाई चेन्नई उनसे ऊपर हो जाएगी पता है, एसआरएच और आरआर से शायद, अगर ये मैच जीत गए तो। क्रेजी भाई। मतलब मैं बस ये चाहता हूँ कि सिंस नाउ धोनी इज लीडिंग द टीम, आई वांट कि सीएसके भाई एकदम ही उल्टी एकदम फिनिश ना करे, क्योंकि कमिंस से तो ज्यादा लॉयल्टी धोनी के लिए है भाई। हाँ भाई, तो आई वांट कि ये मैच सीएसके जीते, एंड आई थिंक जेन्युइनली चांसेस है भी कि सीएसके जीत सकती है मैच। मुझे लगता है एसआरएच वही अगर फायर करेंगे तो देयर इज नोबडी स्टॉपिंग देम, सो वो एक्स फैक्टर रहेगा, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर रहेगा। या बट होम एडवांटेज, पास्ट रिकॉर्ड है भाई, इंटरेस्टिंग है। चेन्नई जीत सकती है, आई थिंक कंडीशंस शायद फेवर भी करेंगी। आई कुड फैंसी अ चेन्नई फिल्म, लेट्स सी। आई विल बी सपोर्टिंग नोबडी। मैं तो सीएसके ही करूंगा भाई। आई फ्रैंकली डोंट इवन केयर अबाउट दिस गेम ऑनेस्टली, बट ठीक है देखते हैं। नेक्स्ट गेम, ये हाई स्टेक्स गेम होने वाला है बहुत ज्यादा, एंड काइंड ऑफ केकेआर सीजन आई थिंक खत्म हो गया है कुछ हद तक। ऑल्दो ऑन पेपर पता है अभी भी दे कैन स्टिल अफोर्ड टू लूज वन गेम। नहीं पर वही है ना, मतलब रियलिस्टिकली होगा नहीं तो मुश्किल है। बट मेन बात पंजाब के लिए आ रही है भाई। ये स्टेक्स आई थिंक इस मैच के पंजाब के लिए ज्यादा पंजाब के लिए पंजाब अभी टॉप पे चल रही थी, स्कैरियस्ट टीम, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर सीइंग कि वो 5वें 6ठे नंबर पे आ सकते हैं अभी। स्पेशली अगर इस मैच में वो डिसेंट मार्जिन से, बहुत बड़ा मार्जिन भी नहीं, डिसेंट मार्जिन से केकेआर से हार जाते हैं तो एलएसजी से नीचे हो जाएंगे वो इन सेम नंबर ऑफ गेम्स, 9 गेम्स। ऑल ऑफ अ सडन यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक फॉर द टॉप 4। अभी हम टॉप 2 के सपने देख रहे थे। बहुत ज़्यादा बड़े स्टेक्स हैं। प्लस श्रेयस अय्यर की केकेआर में ईडन गार्डन्स में होम कमिंग। हाँ भाई, देखते हैं कैसा रिसेप्शन उनको मिलता है, क्योंकि केकेआर फैंस भी, मतलब अगर आपका सीजन अच्छा नहीं जा रहा होता तो नेचुरली आप काफ़ी खफा होते हो उन प्लेयर्स हैं, स्पेसिफिकली आपके कप्तान से जो आपको छोड़ के गए हैं। तो देखते हैं उनको कैसा रिसेप्शन मिलता है। एंड जो सबसे बड़ा नैरेटिव मेरे लिए एज अ फैन पर्सनली है भाई, जो पिछले मैच का ह्यूमिलेशन हुआ है और जो ट्रोलिंग पंजाब ने करी है, मतलब इतने बुरे दिन अगर आ गए कि पंजाब ट्रोलिंग कर रही है ना, तो भाई अब तो चुपचाप जीत जाना, इतना नहीं झेल सकते। सो टॉस की बातें करते हैं। आई वुड होप कि स्टिकी विकेट दोबारा मिलती है। आई नो पिछले मैच हम खुद स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन स्टिकी विकेट मिलनी चाहिए होपफुली। एंड टॉस जीत के ये चेज वेज नहीं, बैटिंग होनी चाहिए पहले। ऐसी विकेट्स पे बाद में चेज इतनी आसानी से हो नहीं पा रहे किसी से भी, एंड ये अक्रॉस द बोर्ड एप्लीकेबल है। आई थिंक यहाँ पे टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। अगर आप एक बेल्टर ऑफ अ विकेट दे रहे हो, जो एलएसजी टाइप का विकेट था, एलएसजी टाइप का विकेट भी हालांकि वो उतना ज़्यादा बेल्टर था भी नहीं, बट जो ट्रेडिशनल एक ईडन गार्डन्स का विकेट रहा है इन द रिसेंट ईयर्स, तो मैं चेस कह सकता हूँ। अगर स्टिकी विकेट आपको दिख रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, आँख मीच के बैटिंग दो। मतलब टॉस भी देखने वाला होगा, क्योंकि हमने ऑफ रेट देखा है पंजाब की भी स्ट्रैटेजी यही रही है कि हमें बैटिंग पहले करनी है। वो लेकिन थोड़ा चेंज हुआ है रिसेंटली। तो मतलब भाई लेट्स सी कि देखते हैं यहाँ पे कौन टीम क्या चूज करती है टॉस जीतने के बाद। बिल्कुल। प्लेइंग 11 की बातें करें, मैं पर्सनली, चलो पहले पंजाब की जल्दी से बातें कर लेते हैं, क्योंकि एक ही चेंज में बोलूंगा। मुझे लगता है बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैक्सवेल को वापस सेम स्टॉइनिस की जगह पे ना। हाँ मुझे भी लगता है भाई, एटलीस्ट वो आपको बॉलिंग प्रोवाइड कर रहा है आदमी, तो एन अच्छी खासी बॉलिंग प्रोवाइड कर रहा है आपको, और प्लस इस विकेट पे, क्योंकि यहाँ पे आप 3 स्पिनर्स आराम से कॉम्बिनेट कर सकते हो। तो चहल और हरप्रीत बार के साथ साथ आपको मैक्सवेल, एंड मैक्सवेल माइंड यू बहुत अंडररेटेड बॉलर है टी20 में। तो ही इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल बॉलर, समटाइम्स टेक्स द क्रूशियल विकेट एज वेल। 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल को हम कैसे भूल सकते हैं। आई थिंक उनको टीम में आना चाहिए, नॉट फॉर हिज बैटिंग बट रादर हिज बॉलिंग। एंड पंजाब एनीवे बैट्स वेरी डीप यार, तो उनको उतना इशू नहीं होना चाहिए। थोड़ा कंट्रोवर्शियल कॉल है बिकॉज स्टॉइनिस को
थोड़ा वो डिसअपॉइंटमेंट भी चल रहा है अभी उनका कि मुझे बहुत ज़्यादा रोटेशन कराया जा रहा है, प्रेफर्ड पोजीशन पे खेलने को नहीं मिल रहा. बट आई थिंक इस गेम और इस कंडीशंस के लिए दिस चेंज इज मच नीडेड. केकेआर के लिए भाई होगी पूरी शफलिंग. पहली बात तो वेंकटेश अय्यर की जगह पे आने चाहिए लवनीत सिसोदिया. आने चाहिए, सारे आने ही चाहिए. कुछ होगा नहीं मुझे लगता. पंजाब का तो हो सकता है. नहीं, मैं केकेआर की बात हाँ, या लवनीत सिसोदिया को लेके आओ वेंकटेश अय्यर पे. ये मत सोचो कि ओपनर है या नंबर 8 के बैटर हैं, वो खेल लेंगे बीच में. उनको चांस दो, बंदा हंग्री है, वो खेलेगा. रसल को हटाओ और पॉवेल को लेके आओ. अब हो गई बात, अगर आपको बॉलिंग नहीं करानी है रसल से तो उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करो एज अ बैटर. वो वैसे भी नहीं खेल पा रहे. पिछले 3 सा सीजन चल रहा है अभी. 2023 में वंस अगेन ही गॉट ओवरशैडोड बाय रिंकू सिंह. लास्ट ईयर ही वाज मोर ऑफ अ बॉलर. इस साल तो कुछ भी नहीं हो रहा है. टाइम फॉर पॉवेल कप्तान है भाई वेस्ट इंडीज का. कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. मतलब हमने देखा डीजे ब्रावो अगर रसल को इतना ज्यादा फेवर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो भाई माइट एज वेल शो सम लव फॉर द कैप्टन, जो कि वेस्ट इंडीज का कैप्टन है स्नेही पे, उसको भी लेके आओ टीम में. ये 2 चेंजेस रिगार्डलेस ऑफ द पिच मुझे चाहिए. पिच कोई भी हो, मुझे ये 2 चेंजेस चाहिए ही चाहिए. थर्ड चेंज में पिच के बेसिस पे बोलूंगा. अगर वंस अगेन टिपिकल ईडन गार्डन विकेट मिलती है इन द रिसेंट ईयर्स वाली, तो नॉर्के वापस आ जाएंगे, या वरना मोइन अली आ जाएंगे. मोइन अली के लिए, वरना मोइन अली कंटिन्यू करेंगे. बट ये 3 चेंजेस और मेजरली 2 चेंजेस तो नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए. और अगर केकेआर की मैनेजमेंट में थोड़ी सी भी स्पाइन है, जो कि आई डोंट थिंक है, क्योंकि अगर आपने वेंकटेश अय्यर की इतनी मार्केटिंग कर दी है भाई, लोग इस चीज़ को भी जस्टिफाई कर रहे थे, मुझे याद है आईपीएल से पहले केकेआर फैंस कई सारे कमेंट्स में हमारे. अब ये इसका नेगेटिव है. आपने अगर इतनी पीआर कर दी है ना, अब आप यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड. एंड डोंट बी सरप्राइज, ये शायद सारे मैचेस खेलेंगे भी. मतलब पूरा सीजन आपको ये चीज़ दिखेगी डिस्पाइट ऑफ हिज फॉर्म, एंड चाहे कितनी भी गंदी परफॉर्मेंस आ रही हो, वो खेलेंगे ही खेलेंगे, बिकॉज केकेआर ने एक स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ दे दिया बिफोर द सीजन. अरे ट्रॉफी वो ला के अनप्लग्ड वाले इवेंट में लेके आ रहे हैं उनके साथ, यार उनको आप बेंच थोड़ी कर दोगे. यही इसीलिए नहीं करना चाहिए सब चीज़ें. खैर अब करिए तो भुगतो. आई थिंक ये हालांकि आइडियल अगर थोड़े से भी गट्स हैं और थोड़ा भी अगर आप चाहते हो कि, क्योंकि अभी भी अगर आप 6 में से 5 मैच जीत जाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे भाई. केकेआर का तो हम लोग जो ये पूरा नैरेटिव बना रहे हैं कि सीजन इज ऑलरेडी ओवर, हमने खुद पिछले पॉडकास्ट में बोला भी था. इट इज़ वेरी क्लियरली ऑन द बेसिस ऑफ जो इनकी नैरेटिव चल रहा है अभी, इनकी जो हालत चल रही है अभी, परफॉर्मेंस चल रही है, और जिनमें लैक ऑफ गट्स दिख रहे हैं, लैक ऑफ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड गट्स. उस ट्रैजेक्टरी पे जो जा रहे हैं इनसे घंटा क्वालिफिकेशन. मतलब गट्स दिखाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मतलब राइट नाउ इस मैच से तो जेन्युइनली, हमने वैसे लास्ट मैच भी बोल दिया था ये, बट इस मैच से तो लेजिट मतलब ये डोंट हैव एनी ब्रीदिंग स्पेस. इट्स डू और डाई. अगर अब नहीं करा तो अब फायदा नहीं है इसके बाद. और ये 2 मैच निकालने, एक ये वाला मैच और डीसी वाला मैच, आखिरी 4 मैच रादर इजी हैं. वो आरसीबी से एक मैच, सीएसके, आरआर, आरसीबी और एक और कौन सी थी, एसआरएच. 3 तो बॉटम 3 के, एक आरसीबी है. तो भाई क्या हलवा समझा हुआ है. ये केकेआर भी है जिनके साथ मैच हो रहा है हमारा भाई. केकेआर हाँ देख लिया था हमने, लग गया था. चलो ठीक है. हाँ बट मैं कह रहा हूँ 4 में से 3 भी अगर आप निकाल लो, ये अगले 2 मैच किसी तरीके से निकाल लोगे ना, आपके पास एक जेन्युइन चांस है आने का प्लेऑफ्स में. बट वही, मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. की बैटल्स की बातें करते हैं यहाँ पे. श्रेयस अय्यर वर्सेस हर्षित राणा, लाइक द लास्ट वन. आई थिंक हर्षित राणा हैज बीन आवर विकेट टेकर इन द पावर प्ले रिसेंटली, एंड थोड़ा सा वो हिट द टेक वाले बॉलर्स ना श्रेयस अय्यर को तंग कर सकते हैं. वो एक थिन चैनल होता है 4th स्टंप के आसपास का, वहाँ पे इफ यू एंटाइस हिम टू प्ले हिज कट शॉट्स, कहीं ना कहीं एक बॉल हाथों में जाती है. नेहल वडेरा को मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इस पिच के ऊपर. ओके. एंड आई थिंक उनको जो अगर वो आरसीबी वाला मैच भी याद हो, चिन्ना स्वामी वाला, उसमें नेहल वडेरा ने कितना गेम खत्म कर दिया. नारायण के अगेंस्ट से पिच करना चाहता हूँ भाई. आई वांट टू सी हाउ ही प्लेज अगेंस्ट नारायण. एंड नारायण को मैं फिर से पिच करना चाहता हूँ विद द बैट अगेंस्ट अर्शदीप सिंह. या बहुत इंपॉर्टेंट होंगे पावर प्ले में. अगर नारायण चल जाते तो वहां से गेम बदल सकता है, बिकॉज नारायण का चलना ना इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पिच. वो चलेंगे तो चलेंगे, और नहीं चलेंगे तो कितनी बाटों के नहीं चलेंगे. बट पॉइंट बस वही है कि क्या वो चलेंगे, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है. सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एंड आई होप इस चीज को आंसर करते हैं. रघुवंशी को मैं लाऊंगा भाई, द गाय डिजर्व्स रिस्पेक्ट. उनका मैं की बैटल बनाना चाहता हूँ यानसन के अगेंस्ट, होपिंग कि वो टॉप 4 में बैटिंग करें. भाई अगर इस बार इन लोगों ने फिर से आफ्टर दैट परफॉर्मेंस दैट ही गेव इन द लास्ट मैच, अगर वो टॉप 4 से नीचे बैट कर रहे हैं, तो देन इट्स जेन्युइनली शेमफुल ऑन केकेआर's मैनेजमेंट पार्ट एंड ऑल्सो ऑन रहाने's पार्ट. भाई मतलब रहाने को भी यहाँ पे कॉल आउट करना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए. अगर वो ऊपर बैटिंग नहीं करने आ रहे तो फिर आपको रहाने को भी कॉल आउट करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द कैप्टन. आप डिसीजंस क्यों नहीं सही ले रहे हो. टीम सिलेक्शन में चलो मुझे समझ में आता है कि
हैं बिहाइंड द सीन्स इम्प्लीकेशंस हैं कि आप हर चीज ऐसे बोल नहीं सकते कैमरा पे, पर बहुत क्लियर मतलब है। ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हो। ऑर्डर तो डिसाइड कर ही सकते हो ना Yeah. यार, बाकी हमें पता है कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, बट कम से कम लाइनअप तो सही करके दो। बट व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शंस? पंजाब अभी भाई अगेन इतना ज्यादा ये केकेआर वाले मैचेस प्रेडिक्ट करना तो बहुत डिफिकल्ट हो मुश्किल जाता है। हाँ। एक तो क्योंकि ईडन गार्डन्स पे होने वाला है, वहां पे फर्क पड़ेगा, प्लस ये टीम है जनरली इतनी अनप्रेडिक्टेबल। पंजाब का भी भाई मतलब अगर यहाँ से हारती है तो कितने अगर पंजाबी मैच हार गई ना भाई, आईपीएल खुल जाएगा, पता है पूरा। या बहुत ज्यादा खुल जाएगा वो फोर्थ स्पॉट के लिए, तो जो लड़ाई होने वाली है उसके बाद। इसीलिए आज हार का जीतना जरूरी था, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं आईपीएल को भाई मतलब और केकेआर का एटीट्यूड ही मतलब मैच पर मैच नीचे ही दाजा आ रहा है इस टाइम पे। मैं तो बेट ही नहीं कर रहा, मैं तो जिंक्स भी नहीं कर, जो भी कह लो आप जिंक्स कर रहा हूँ, पर मैं तो बेट ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पंजाब। आई थिंक पंजाब जीतेगी, बट आई एम सपोर्टिंग केकेआर इन दिस मैच। वो तो तुम करोगे ही इस बार आरसीबी फैन जरूरत, बट मैं तो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा। लास्ट मैच पे आते हैं, संडे का दिन का मैच एमआई वर्सेस एलएसडी का जो होगा, डे मैच होने वाला है ये, तो ड्यू का तो इतनी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होगी नहीं। एमआई क्लियरली लुकिंग लाइक, मतलब आई नो डीसी और जीटी टॉप पर है, बट अगर एमआई क्लिक करनी शुरू कर गई भाई तो जो लाइनअप ऑन पेपर है, यू विल नेचुरली बी द मोस्ट स्कैर्ड बाय एमआई अमंगस्ट ऑल द टीम। जिस तरीके से क्लाइंब अप एकदम छलांग मारी ना अभी, एक हफ्ते पहले तक वो 7वें 6ठे स्थान पे थे, टॉप 3 में आ गए एकदम से। और अगर ये मैच जीत जाते हैं, मेरे हिसाब से ये मैच एक 4 पॉइंटर है क्लियरली, क्योंकि एलएसजी भी टॉप 4 के लिए फाइट कर रही है। वो भी 4 मैचेस हारी है और 5 जीती है। सेम गोस फॉर मुंबई। अगर यहाँ पे इन लोगों ने, जिस भी टीम ने जीता ये, आप टॉप 2 के लिए भी एक शॉट बना सकते हो अपनी। अब वो क्रिटिकल स्टेज आ रही है, हम फाइनल फेज पे आ रहे हैं, आखिरी के 5 मैचेस पे। यहाँ पे एक 4 पॉइंटर का ही स्टार्ट मिलना था। अगर मुंबई ये मैच जीत जाती है, आई जेन्युइनली बिलीव वो टॉप 2 में आ सकती है। प्लस मतलब इधर इनकी नेट रन रेट आप देखो तो वो दिल्ली से भी बेटर है, इनकी आरसीबी से भी बेटर है, तो सेकंड बेस्ट आ ही जाएंगे लोग, जीटी से, जीटी के बाद सबसे बेस्ट नेट रन रेट मुंबई की ही है। आई थिंक दिस इज लाइक, ये शायद ऑन पेपर लोगों को तो इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स है वीकेंड का, इजीली, बिकॉज दोनों टीम्स इक्वली इन लाइन है टॉप 2 में भी आने के लिए। एलएसजी भी आ सकती है, डोंट डिसरिगार्ड देम राइट नाउ। अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बातें करूं, भाई 7 में से 6 बार एलएसजी जीती है, इंक्लूडिंग दिस जो भी साल में स्टार्टिंग में हुआ था। 7 में से 6 बार। पिछले मैच में तिलक वर्मा को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था रिकॉर्ड करके। भाई ये अनरियल रिकॉर्ड है इस वक्त। एंड मुंबई का अगर बोगी करना है किसी को, तो यही टीम कर सकती है। मतलब ये जितने भी रिकॉर्ड्स आते हैं एलएसजी के, ऑफन टाइम्स आई फील कि मतलब एज अ फ्रैंचाइज समटाइम्स पीपल अंडररेट देम अ लॉट। टॉप टीम से किसी का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। अच्छा रहता है एक्चुअली में, तो ये सरप्राइजिंग पार्ट भी है, बट वही है कि वो एक इमेज बन रखी है टीम के, इसके चलते लोग उतना ध्यान नहीं देते उस पर। टॉस कंडीशंस की बातें करूं तो ऑफ कोर्स वानखेड़े में मैच है। हाँ भाई, आई नो दिन का मैच है, लेकिन आई वुड स्टिल प्रेफर चेजिंग हियर एनी गिवन डे। और प्लेइंग 11 की अगर बातें करें तो आई थिंक मुंबई के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि क्या अश्विनी वापस आएंगे विघ्नेश के लिए? जैसी पिच होगी उसके हिसाब से तो हाँ, हाई स्कोरिंग विकेट ही हो रही है, क्योंकि यूजुअली मुझे बस एक मैं ट्रिविया ये दूंगा कि यार देखो, एलएसजी के मिडिल ऑर्डर में काफ़ी लेफ्टीज भी डोमिनेट करते हैं, तो इट मे नॉट बी अ बैड आइडिया अगर आप विघ्नेश को खिलाओ तो। ओके, बॉल विल बी टर्निंग अवे फ्रॉम देम, क्योंकि सैंडर की बॉल तो अंदर ही आई है, उसको टारगेट करेंगे। ऑल्दो ही इज सो ग्रेट दैट ही माइट स्टिल फाइंड अ वे, बट मे बी विघ्नेश विल नॉट बी अ बैड ऑप्शन, बिकॉज अश्विनी कुमार एनी वे जो है बहुत ज़्यादा ओवर्स डालते नहीं है। तो वो जो छठे ऑप्शन है, उनको इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन मुंबई दे भी नहीं रही, बिकॉज हार्दिक पांड्या बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं रिगार्डलेस। सो मुझे लगता है कि मैं तो शायद विघ्नेश के साथ स्टिक भी करूंगा। आई पर्सनली बिलीव सो। दिन का मैच है, विकेट थोड़ी ड्राई भी हो सकती है, शायद थोड़ा परचेज मिल जाए रेड सॉइल से। एक आउटसाइड शॉट में दे रहा हूँ विघ्नेश को यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए। एलएसजी के लिए मैं कहूँगा सेम टीम, अभी तो कोई चेंज करने का पॉइंट है नहीं, बदोनी भी चल गए थे क्योंकि, बट पंत के लिए मैं कहूँगा शो सम करेज, पंत का बैटिंग ऑर्डर को चेंज मत। दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि मैंने अभी हिंदुस्तान टाइम्स से एक रिपोर्ट आई है, उसमें ऐसा बोला गया है कि जहीर खान एक्चुअली में वो इंडिविजुअल थे जिनने पंत को बोला था कि तुम बाद में जाना। एंड देयर इज ऑल्सो दिस विजुअल जो दिखाते हैं कि ये बेंच पे बैठे हुए पंत थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं, जब बदोनी वगैरह सब आउट हो रहे हैं तब वो गुस्सा हो रहे हैं कि भाई मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए था इस टाइम पे। तो अपेरेंटली शायद वो जहीर खान का डिसीजन था, इट वाज नॉट एक्चुअली पंत। देखो ये तो बात बहुत साफ है कि पंत द पर्सन इज नॉट लुकिंग हैप्पी, बहुत स्ट्रेस लग रहा है। ये चीज़ हर्षा भोगले ने भी पब्लिकली आके ट्वीट करा है। अच्छा, ओके, कि आई हैव नोन हिम, ही इज अ वेरी चर्पी गाय, हैप्पी को लकी टाइप के हैं,
बट उनका मूड वैसा नहीं दिख रहा एंड एलएसजी के लिए क्रिटिकल हो गई कि उनका मूड वैसा वापस लेके आओ अगर आप उनका बेस्ट चाहते हो तो एंड ये है भाई एलएसजी में कुछ सीन है मतलब वो भी है ना, वो प्रेशर होता है, एक अनसेट प्रेशर भी होता ही है अमाउंट का पूरे है, प्लस या बट एलएसजी में ही जो कप्तानी कर उसका हाँ ये है, प्लस मतलब वैसे भी अगर आप देखो तो बैट से चलो रन नहीं आ रहे, वो फ्रस्ट्रेशन होगी। उसके बाद हमने देखा कि पावर प्ले में ये 5-5 बॉलर्स करा देते हैं, क्लियरली ही नोस की क्वालिटी एग्जैक्टली नहीं है, तो भी मुझे मैचेस निकाल के देने, नहीं निकालूंगा तो मेरे पे तलवार गिरेगी। इन ऑल फ्रेंडनेस इनको टीम भी अच्छी नहीं दी इतनी भाई। हाँ वही ना, तो सारा प्रेशर, बट अल्टीमेटली ब्लेम किसको करेंगे लोग भाई? ऋषभ पंत 27 करोड़ सब उन पे ब्लेम करेंगे, तो आई थिंक वो रहेगा ही यार थोड़ा, मतलब इस सीजन तो रहेगा। मिनी ऑक्शन में देखते हैं लोग कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बाद। बट आई जेन्युइनली बिलीव कि उनको एक पोजीशन पे स्टिक करके हाँ भाई अब करना चाहिए भाई, गिव हिम दैट ट्रस्ट। एटलीस्ट मैनेजमेंट को तो ट्रस्ट देना चाहिए अगर आपके कप्तान है वो तो। की बैटर्स की बातें करते हैं भाई, रोहित शर्मा अब तो आएंगे की बैटल में और मैं आवेश खान के अगेंस्ट पिच करना चाहता हूँ। ऑल्दो पावर प्ले में एज यू सेड आजकल ये 5 बॉलर्स की स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं, सो मे बी वी वोंट सी रोहित गोइंग दैट मच अगेंस्ट आवेश खान बिकॉज वो कोई गारंटी नहीं रोहित शर्मा पावर प्ले के बाद तक टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। हो सकता है 50 पावर प्ले नहीं मार दो आउट भी हो जाए। बट इफ देर इज वन बॉलर दैट कैन एक्चुअली ट्रबल हिम, बिकॉज विद ऑल रिस्पेक्ट आई डोंट थिंक शार्दुल ठाकुर या फिर माकरम जो है बहुत ज़्यादा ट्रबल करने वाले हैं उनको। आई वुड पर्सनली बैक कि आवेश खान परहैप्स गेट्स 1 इन द पावर प्ले या फिर 6 to 10 ओवर के बीच में एक आप उनसे डलवा सकते हो। अगर रोहित नहीं आउट हो रहे पावर प्ले के पहले तो फिर आप गेम चेंज करने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सूर्य कुमार यादव वर्सेस दिग्वेश, अनदर बॉलर दैट आई वांट टू सी गो अगेंस्ट स्काई, किस तरीके से वो उनके अगेंस्ट पिच करते हैं। एंड स्काई का भी अभी तो जो फॉर्म चल रहा है, द वे ही इज स्वीपिंग लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत हेल्प मिलती है उनको। बट दिग्वेश के पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो वेरिएशंस हैं, कभी कभी फ्रंट आर्म से भी वो तेज फेंक देते हैं बॉल को। ही इज नॉट अ टिपिकल लेग स्पिनर, एक मिस्ट्री स्पिनर की तरह है बॉर्डर लाइन वो। शायद स्काई के लिए एक नया स्टिमुलस हो देखने के लिए वो perhaps, and he has been one of the best bowlers for LSG, let's be very honest. Well, I would be very happy अगर MI चेस कर रही होती है एंड तिलक वर्मा एंड में खड़े होते हैं, चेस करते हैं पूरा गेम, वो जिता के लाते हैं, for the narrative, पूरा नैरेटिव अच्छा बनेगा उनका। बाकी माकरम के मैं बैटिंग के लिए कहूँगा, आई एम नॉट पुटिंग मार्च दिस टाइम, बोल्ट के अगेंस्ट में कहूँगा भाई, बोल्ट वंस अगेन जिस फॉर्म में भी चल रहे हैं, या अगर वो स्टार्टिंग के 2-3 विकेट निकाल दें पावर प्ले में जैसे कि इन्होंने एसएच के लिए करा गेम था, वही खत्म है फिर, क्योंकि एलएसजी इज ऑल्सो नो डिफरेंट, इनके भी वो 2-3 बैटर भी रिलाई करते हैं लोग मेजरली। एंड पूरन वर्सेस इंटरेस्टिंगली हार्दिक पांड्या, आई थिंक पूरन को भी ऑफ लेट थोड़ी सी स्लो डिलीवरीज पे जो कि बॉल फंस के आती है, उससे कभी कभी वो बैट पहले चला देते हैं, इनसाइडर्स लग के वो प्ले डाउन होते हैं काफी। हार्दिक पांड्या बहुत स्मार्ट है भाई। हाँ, जैसे कटर्स वो यूज कर रहे हैं इस टाइम पे आईपीएल में, एंड प्लस वो क्रूशियल ब्रेक थ्रूज निकाल के दे रहे हैं, वो 6 से 10 वाले ओवर के हमेशा निकाल के दे रहे हैं, राइट, बॉर्डर लाइन आंद्रे रसल वाला काम कर रहे हैं। अगर उनको डिसमेंटल कर दिया तो फिर पता प्रेशर आएगा विघ्नेश या फिर अश्विनी से जो भी खेल रहा है कि वो ज्यादा ओवर डालेंगे, तो पूरन एक्चुअली में गेम खोल सकते हैं एलएसजी के लिए। एंड प्रेडिक्शन की बातें करी जाए लास्टली, क्या लग रहा है? आई वुड गो फॉर एन एमआई विन, 5 विन लगातार। वही कहूंगा यार, इस टाइम पे इतनी डेंजरस लग रही है, मतलब मैं किस मुंह से बोलूँ कि एमआई ये मैच नहीं जीत सकती। प्लस एलएसजी में अगेन वो भी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, रन मतलब ऐसे कुछ अजीब टाइप के बहुत ही ज़्यादा तगड़ी टीम्स के अगेंस्ट विन्स निकाल के आई है। बट मैं वही बोलूँगा भाई कि एमआई जितनी स्ट्रॉन्ग लग रही है, रोहित शर्मा इज़ ऑल्सो वर्किंग राइट नाउ, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बैटिंग थोड़ी सी चेंज कर रही है, थोड़ा ठहराव दिखाया अपनी बैटिंग में, लग रहा है कि अब वो कंसिस्टेंटली रन्स पुल ऑफ कर सकते हैं, होपफुली ऐसा करेंगे भी। और अगर वो सब हो रहा है तो मतलब अगर मैं सिर्फ क्वालिटी की बात कर लूँ तो भी मतलब आई फील कि एमआई कर लेगी भाई, मतलब वही ना, ऑन पेपर गैप बहुत ज़्यादा है उसमें। आई ऑल्सो थिंक एमआई के अलावा क्या बोलोगे, मतलब अनलेस एंड अनटिल वो निकोलस पूरन का कोई अल्टीमेट शो होता है कि वो अकेले, देखो ट्रैक रिकॉर्ड तो है, वो सरप्राइज करते हैं। हाँ, मतलब कि मिचेल मार्श और निकोलस पूरन, एडन मार्करम, ये सब अकेले लेते चले जाए मैच और वो पोस्ट कर दे टोटल 240 का, तो मुश्किल हो सकता है फिर कि एमआई चेस करे या ना करे। बट मतलब वैसे तो अगर मैं प्रोबेबिलिटीज देखूं उसके हिसाब से आई फील एमआई इज गोइंग टू विन अगेन। होना तो चाहिए मेरे ख्याल से लॉजिकली, बट आई वुड लव फॉर अ सरप्राइज। एंड देखते हैं क्या होता है, लाइव स्ट्रीम करेंगे इसकी, लाइव जाएंगे हम लोग आपके साथ, देखेंगे मैच को, एंड लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगला पॉडकास्ट हम निकालेंगे अब मंडे को सुबह, और कल हम लोग मिलेंगे लाइव पर, मेंबर्स के लिए स्पेशल लाइव होगा, वंस अगेन लेटिंग यू ऑल नो। और रात को 11 बजे मैच के बाद भी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, सो मेक श्योर आप हमारी मेंबरशिप्स को परचेज करें, और आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।